Hello, viewers. We are back with another episode, and today we're delving into the mega world of startups, one from our very own town of Bareilly. So, today we have here the founders of F2 FinTech, Mr. Abhinav Aval and Mr. Harpreet Singh. And today we're going to talk about how they have grown F2 FinTech. So, before we start talking about F2 FinTech, first of all, thank you so much for taking the time to come here and join us on this podcast. Our pleasure. Thank you so much. Before we start into the journey of F2 FinTech, I think थोड़ा सा start करते हैं with an intro. So, a little bit about F2 FinTech से पहले आपकी क्या journey रही है, आपने क्या क्या किया है? So, hi, my name is Abhinav and I am born and brought up in Bareilly. So, I did my schooling from DPS. After completing my schooling, I have joined classes for CA. So, in the intermediate class, I met Harpreet during that phase of coaching. देन आफ्टर आर इंटीमेटेड वी वेंट टू दिल्ली, क्योंकि उसके बाद वाली कोचिंग जितनी भी होती थी वो दिल्ली में होती थी. मगर 1-2 महीने की कोचिंग के बाद ये समझ में आ गया था कि सीए में बहुत सारी पढ़ाई है, तो ये अब अपने से नहीं हो पाएगा. सो वी लेफ्ट दी सीए इन बिटवीन. देन वी डिड आर पोस्ट ग्रेजुएशन इन द ईयर 2012 and 14. Later I joined my family business and expanded it to new heights. While I used to, in my family business, I used to visit Delhi and Bombay very often for the purchase of my business. Then Harpreet joined Bajaj after his post graduation. Then one day he was dropping off me to Anand Vihar station. He was like कि यार अब दूसरी कंपनी के लिए इतना काम करते हैं और इंडिया में पैसा दे के पैसा कमाया जा सकता है लोन की इंडस्ट्री से, वाई नॉट टू स्टार्ट आवर ओन स्टार्टअप. सो ही गेव मी डैट आइडिया एंड आई वॉज लाइक कि मैं ऑलरेडी अपने बिजनेस के अंदर हूँ और मेरे को भी एक सेकेंड थाट देना था कि हाउ टू स्टार्ट एंड ऐड इन टू अ न्यू जर्नी. सो आई वॉज लाइक एंड आई आज माई पेरेंट्स कि आई एम गोइंग फॉर 6 months and let's see that how we can nurture this business and grow into a good startup into the financial landscape. There my journey started. Then I founded Financial Freedom in 2019. He was in Bajaj itself. Then once I started the office, after 6 months he left his job and accompanied me. After 2 years of time, when the after COVID टेक वाला पार्ट आया तो हम लोगों ने एक फिनटेक कंपनी स्टार्ट करी. सो हाउ दिस जर्नी फ्रॉम 2019 to 2015 came into existence. एंड आई थिंक आप दोनों की बहुत चांस मीटिंग भी थी. Right. So we met at a पूड़ी वाले का ठेला which was downstairs at our CA वाली कोचिंग. Okay. So पहला इंट्रो हम लोगों का वहीं पे ही हुआ. उसके 10 दिन बाद हम लोगों का 10th का रिजल्ट आना था, 12th का रिजल्ट आना था. तो जैसे ही 12th का रिजल्ट आया उसके बाद हम लोग अमृतसर गए मत्था टेकने के लिए कि अब आगे की लाइफ हम लोगों की और ब्लेसफुल निकल सके. एंड आई थिंक वो एक डेस्टिनी थी आप लोगों के लिए कि आप लोग वहाँ मिले और कोचिंग में भी साथ में थे. सो हरप्रीत, हाउ अबाउट यू, आपकी क्या जर्नी रही है इससे पहले की? मैंने अलग अलग शहरों को एक्सप्लोर किया, क्योंकि घर वाल पापा का काम थोड़ा सा ऐसा था कि उनको कंस्ट्रक्शन लाइन में थे तो उन लोगों को मूव करना पड़ता था. तो मैंने थोड़ा टाइम बरेली में रहा. फिर मैंने 7 से अपना 8th 4 से 8th मैंने अपना चंडीगढ़ में किया. फिर 8th में मैं वापस आया. वहाँ पे माहौल अच्छा लगता था, थोड़ा सा चीज़ें अच्छी थी, डेवलप्ड था. यहाँ के दोस्तों को मिस करता था. तो फिर 8th में मैं वापस आया. 8th 9 10 मैंने यहाँ निकाली. फिर बिशप में पढ़ा हूँ मैं, बिशप दोहना. फिर वहाँ से 11th और 12th मैंने कॉमर्स चूज़ किया, क्योंकि ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ फिनेंस में करना है. अपने मामा को देखता था सीए, तो लगता था एक स्कोप है, अगर आपको अपनी फैमिली की जगह कहीं और से पैसा बनाना है तो आप सीए से बना सकते हो. तो इसलिए फिर सीपीटी की तैयारी करी. फिर अभिनव को वहाँ में क्लासेस में मिला. तो मैं ज़्यादातर अपने सारे फ्रेंड्स को खाने वाली जगहों पे ही मिला हूँ, क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ, तो मैं अलग अलग फूड एक्सप्लोर करता हूँ. तो इसी तरीके से फिर हम लोग की कोचिंग की स्टार्ट हुई. फिर हम लोगों ने सोचा यार बरेली में सीपीटी तो पढ़ लिया, अब आईपीसीसी के लिए दिल्ली चलेंगे, यहाँ पे नहीं हो पाएगा वो. तो हम लोग फिर लक्ष्मी नगर में अपना कोचिंग स्टार्ट कर दी. वहाँ से आईपीसीसी क्लियर किया और अपने एक सीए के अंडर इंटर्नशिप स्टार्ट करी. तो फिर 3 साल बाद फाइनल के पेपर थे.
तो उसमें एक IPCC का फर्स्ट ग्रुप मेरा 2 बार रह गया था, तो सेकंड तो निकल गया था, फर्स्ट रह गया था। तो ऐसा लगा कि आप फाइनल अगर फर्स्ट इंटरमीडिएट लेवल पे 2 अटेम्प्ट्स हो गए हैं तो ऐसा ना हो कि फाइनल होते होते 6-7 साल हो जाए और जब 30 का बैठा हूँ तो कहीं काम ही ना कर रहा हूँ। तो उस डर की वजह से मैं फटाफट MBA करने निकल गया पुणे। तो इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया से मैंने अपना MBA किया। तो वो कॉलेज थोड़ा सा आपको स्टूडेंट ड्रिवन है, तो सारे आपको इवेंट्स खुद से करने पड़ते हैं, लोगों को खुद से बुलाना पड़ता है, सेल्स खुद से बनानी पड़ती है, बजट खुद से एलोकेट करने पड़ते हैं। तो वहाँ की वजह से रियल लाइफ मेरे को स्किल्स बहुत मिले उस मेरे कॉलेज से, कैंपस से। तो वहाँ पे हम लोग की समर इंटर्नशिप होती है मैंडेटरी, तो वहाँ पे बजाज मेरे को रिक्रूट करके गया एज अ समर इंटर्न। तो उस समर इंटर्नशिप पे मेरे को काम दिया गया कि आपको एक कॉल सेंटर की प्रोडक्टिविटी एनालाइज करनी है और इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो बजाज ने अपना कॉल सेंटर TCS को दिया हुआ था कि टाटा उनके बेसिस पे कॉलिंग करती थी। तो मेरा टास्क था कि इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ दीज कॉल सेंटर पीपल। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। वहाँ पे मैंने 3 करोड़ की सेल करी उस इंटर्नशिप में। तो उन्होंने मेरे को प्री प्लेसमेंट ऑफर दिया कि आप मेरी कंपनी 1 साल बाद जाके ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ से मेरा करियर शुरू हुआ एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी। तो उसमें मेरे 2 प्रमोशन हुए, 3 साल 11 महीने का मैंने टोटल काम किया वहाँ पे। तो इस बीच में अप्रॉक्स पहले मैं मैनेजमेंट ट्रेनी से एरिया सेल्स मैनेजर बना, तो मेरे पास 10-15 लोगों की टीम आई। वहाँ से समझना शुरू किया कि कैसे लोगों को समझाया जाता है, कैसे लोगों से काम निकाला जाता है। इंस्टेड कि अगर मैं ज़िंदगी भर खुद से काम करूं तो मेरे पास वो 24 घंटे का विंडो है, तो मैं मैक्सिमम 18 घंटे काम कर लूँगा। मगर अगर मेरे पास 5-6 हाथ होंगे और वो मेरा 60% भी काम करेंगे तो अब वो एटलीस्ट मेरे से ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। कि जो मेरा 100% ना, उनका 5 लोगों का मिला के 300% भी जाएगा तो मेरे से ज़्यादा होगा। तो फिर ये चीज़ समझ में आई लाइफ में कि जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितनी बड़ी टीम होगी, उतना स्केल कर पाएंगे हम लोग। तो उस जगह से, उस थॉट पे मेरे को यंगेस्ट रीजनल सेल्स मैनेजर बनाया। 26 साल में मेरे पास 70-80 लोगों की टीम आ गई थी। अब 70-80 लोगों की टीम संभालते संभालते ये समझ में आया कि यार अब मेरा विंडो पैक्ड हो गया। अब 14 घंटे मेरे से कंपनी काम करवा रही है, पैसे तो बढ़िया दे रही है, मेरी 2-2.5 लाख रुपए की सैलरी पहुंच चुकी है। वहाँ पे मैं हैप्पी हूँ कि अब घर वालों से पैसे नहीं लेने। अब इस स्टेज पे हूँ कि खुद से मूव कर जाऊँगा। अगर कॉर्पोरेट में भी रहा तो लैडर छू लूँगा 5-6 साल में, बढ़िया। फिर वहाँ से ये लगा कि अगर ये 14 घंटे अपने लिए भी तो दे सकते हैं, और जितना काम अभी मैं 30 दिन करता हूँ, अगर 5 दिन भी करूँगा उतना काम तो उतने पैसे बना लूँगा। वो एक मार्केट में काम करते करते चीज़ समझ में आ गई थी। और मार्केट में बहुत सारा कन्फ्यूज़न दिखा। जब भी हम लोग किसी को लोन प्रोडक्ट्स देने जा रहे हैं तो उसका इशू ये है कि उसको इंटेंशन इशू नहीं है, गाइडेंस का इशू है। उसको समझना तो है मगर समझाने वाला है नहीं कोई। रीज़न, इंडिया में 35 से ज़्यादा बैंक्स हैं, 9,540 NBFCs हैं जो पैसा देते हैं। अब अगर मेरे को कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए और 10 से ज़्यादा ऑप्शन है तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा कि कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीनी है, लिम्का या फैंटा या कोल्ड ड्रिंक थम्स अप या कोक या डाइट कोक। वहीं पे अगर मेरे पास 10,000 कोल्ड ड्रिंक है पीने के लिए या 10,000 चिप्स हैं चूज़ करने के लिए, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इशू आएगा ही आएगा। वो बहुत सारी मल्टीपल चॉइस भी ओवरवेलमिंग चॉइसेस बन जाते हैं। और हर ये 10,000 प्लेयर्स अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कस्टमर के पीछे लगे हुए हैं कि मेरा बढ़िया है, ये वाला अच्छा नहीं है। तो HDFC अपने आप को अच्छा दिखा रहा है, SBI अपने आप को अच्छा दिखा रहा है, ICICI अपने आप को अच्छा दिखा रहा है, मगर ये नहीं दिखा रहा कि मैं आपके लिए अच्छा हूँ कि नहीं। एक न्यूट्रल वॉइस की कमी थी। राइट। तो हर बैंक अपने प्रोडक्ट्स को तो अच्छा दिखाता था मगर कहीं ना कहीं उसकी कमियां नहीं दिखाता था। अपनी सर्विसेज की अच्छाइयाँ तो दिखाता था मगर अपनी सर्विसेज के इश्यूज नहीं दिखाता था। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप दिखा। तो फिर मैंने अभिनव से बात करी कि यार एक कस्टमर की मीटिंग का एक इंस्टेंस आया कि ज़िंदगी में मेरी पहली मीटिंग थी जहाँ 4 बैंकर बैठे हुए थे, मैं 5वां बैंकर था, रिप्रेजेंट कर रहा था बजाज को। तो HNI कस्टमर से डील करते थे जिनका 20 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है। तो वहाँ पे अच्छा कस्टमर है। तो वो एक पहला इंटेलिजेंट कस्टमर मेरे को मिला था जो 4 लेंडर के साथ मेरे को कंपेयर कर रहा था लाइव कि भाई इन 5 में से जो मुझे अच्छा देगा मैं उससे ले लूँगा। तो वहाँ पे हम लोग की 1-1.5 घंटे मीटिंग चली। मेरे पास उसका केस आ गया, हम लोगों ने केस डिसबर्स भी किया। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे हम लोगों ने उसको डिसबर्स किया, लोएस्ट फीस ली उससे, क्योंकि वो 5 लोग थे। तो हम लोगों ने हेड से बात करके उसका केस डिसबर्स किया कि अगर आप कर दोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई और तो कर ही देगा। तो जब वहाँ पे एक इशू देखा कि ये जो कंपैरिजन है, अगर सच में लेंडर्स को बैठ के इनके प्रोडक्ट्स पे कंपेयर करवाया जाए तो ये हर चीज़ पे नेगोशिएट करते हैं। अगर नेगोशिएट ना किया जाए तो ये किसी को भी कुछ भी दे देते हैं जो इनको अच्छा लगे। तो मैं आई कैन गिव यू 14% रेट और 17% रेट डिपेंडिंग मैंने आपसे क्रेडिट में PD पे क्या सोचा था, मेरी सेल्स टीम कितना पुश कर रही है आपको रेट नीचे करने के लिए। तो अगर आपके पास नेगोशिएटर नहीं होता तो आपका लाइफ में कुछ भी रेट, फीस, इंश्योरेंस आ जाता है।
मगर यहीं पे अगर आपके पास कोई सीए है, यहीं पे आपके पास कोई एडवाइजरी का बंदा है जो एक्ट कर सकता है एज अ थेरेपिस्ट, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो अभिनव उस समय जब ये 14 घंटे की विंडो चल रही है तो अभिनव पार्टी करने आया, तो हमारे पास संडे का टाइम होता था कि लोग मुझे रात में 2:30 बजे रात में ऑफिस उठा रहे हैं, तो हम लोग को जाना है अगर बाहर कहीं, हम लोग को सपोज करते हैं घूमने जाना है, कसौल या मनाली निकलना है हम लोग को, तो ये रात में 2:30 बजे मेरे ऑफिस के नीचे खड़े हैं कि अब मेरा डिसबर्सल होगा तो मैं 3 बजे नीचे आऊँगा और हम रात में ट्रैवल करके पहुँचेंगे, संडे को घूमेंगे, मंडे को वापस आएंगे। तो इस तरीके के ट्रिप्स होते थे। तो काफ़ी ऑफन ऐसा हो गया था कि अभिनव यूज टू कम टू दिल्ली, कि अब जब वहाँ से बोर होगा बरेली से तो दिल्ली आएगा, पार्टी करेगा हमारे साथ। तो वहाँ पे हम लोग वापस पार्टी करके इसको मैं आनंद विहार छोड़ने जा रहा हूँ। तो वहाँ पे मैंने कहा यार कर तो सकते हैं, घर वालों के पास कैपिटल नहीं है लगाने के लिए, नौकरी मैं 2-2.5 लाख रुपए की नहीं छोड़ सकता हूँ अभी, क्योंकि छोड़ूंगा तो फिर वहीं पे आ जाऊँगा, स्क्रैच से शुरू करूँगा अपनी ज़िंदगी, और बहुत मेहनत लग गई है अब यहाँ तक पहुँचने के लिए। तू पहले आ जा, हम टेस्ट रन जो 70 लोगों से काम करवा रहे हैं, अगर हम खुद से कर पाए तो मैं नौकरी तुरंत छोड़ दूंगा। तो ये दिसंबर में आया, दिसंबर हम लोगों ने सिर्फ बातों में निकाल दिया। जनवरी के आसपास हम लोगों के पास अभिनव ट्रेनिंग मोड पे अब कोल्ड कॉलिंग करना शुरू कर गया था कि कैसे ये भी कस्टमर। 2017 की बात है। 2018 दिसंबर में आया था, 2018 दिसंबर में आया था, तो 2019 लग गया था जनवरी का। तो फिर ये कोल्ड कॉल्स पे निकल रहा है, अब कस्टमर एक्विजिशन कैसे करना है, क्या क्या प्रोडक्ट है, बेचेगा क्या मार्केट में, तो उस सारी चीज़ों की ट्रेनिंग हो रही है। रात में आके मेरे को बता रहा है आज दिन ऐसा रहा। तो उस पहली लीड से हम लोगों ने 64,000 के आसपास हमारे पास कमीशन आया। तो आप ये थोड़ा सर्वे कर रहे थे अपना कि आपने जो गैप आइडेंटिफाई किया उसमें मतलब फीजिबल हम लोगों है। की टीम रोज लोन तो बेच ही रही है, ये पता है इतनी बड़ी मंडी फीजिबल तो है ही है। अब ये है क्या बिना कैपिटल के कंपनी बना पाएंगे, कि आज घर वालों से 5-6 लाख रुपए नहीं चाहिए, क्योंकि हर आदमी ये रोता है कि यार मेरे पास कैपिटल नहीं है इसलिए मैं रेस्टोरेंट नहीं खोल सकता, कैपिटल नहीं ये नहीं कर सकता। तो हमें कुछ ऐसा सस्टेनेबल बनाया था जिससे माँ बाप से पैसे ना लेने पड़े, हम इंडिविजुअलिज्म में उस धंधे को बनाएं और ऐसा बनाएं जिसको हम स्केल कर सकें। तो वो इंटेंट था हमारा। तो सो अभी जैसे बजाज में ही कैन ओनली सेल द प्रोडक्ट फॉर बजाज एंड ही was working as a direct regional sales manager for Bajaj Finserv. Every bank has 2 teams. One is direct team, one is the indirect team. डायरेक्ट टीम कंपनी के लिए डायरेक्ट काम करती है, इनडायरेक्ट टीम चैनल पार्टनर्स को टेक केयर करती है। अगर आज हमारी कंट्री में फॉर एग्जांपल HDFC बैंक इज डिसबर्सिंग 100 CR एवरी मंथ, तो 90 CR इज बीइंग डिसबर्स्ड बाय इनडायरेक्ट चैनल पार्टनर और द फिनटेक कंपनीज लाइक अस। 10 CR is being disbursed by direct branch banking or the direct relationship manager. So he was associated with the direct team. He was not knowing what other banks are doing, what other insurance companies are doing. Meanwhile, he was in the Bajaj. I used to go and visit every channel partner, every big company who is already existent into our country. So मैं उनके पास एज अ इंटरव्यू देने के लिए भी गया कि देखता हूँ इन लोगों की कंपनीज के अंदर माहौल क्या है, चल क्या रहा है इनकी कंपनी के अंदर, ये लोग कौन कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कितना हर महीने डिसवर्सल करते हैं, इन लोगों की टीम किस टाइप की है। सो आई यूज्ड टू टेक माय बैग एंड रोम इन द एंटायर दिल्ली NCR फॉर गुड स्टार्टिंग 2 months। तो जैसे जैसे मैंने फील्ड से रेवेन्यू जनरेट किया, नीचे हम लोगों ने एक ऑफिस लिया, 2-3 लोगों की टीम के साथ स्टार्ट किया। जब हम लोगों को इतना लगा कि अब कुछ भी नहीं होगा और घर बैठ के मैं और तू ही फ़ोन करके महीने में 2-2 कस्टमर कन्वर्ट करेंगे, तो जितने रुपए तेरे को बजाज दे रही है उतने रुपए तो हम अर्न कर लेंगे। क्योंकि मैं बिजनेस बैकग्राउंड से था तो मेरा दिमाग पैसा मल्टीप्लाई करने में स्टार्टिंग से ही बहुत तेज चलता था। ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम एज वेल आई यूज टू गेट अ लाइजनिंग डील फॉर माई फ्रेंड्स एज वेल इन टर्म्स ऑफ रियल स्टेट एज वेल। मेरा एक फ्रेंड था अजनारा बिल्डर वाला, तो वन ऑफ माई कोलीग इन स्कूल वॉज लुकिंग फॉर अ property in Ajnara Builder Society. So I made him contact with my friend Ajnara Builder and he purchased 3 flats in a family and I got a commission of 10 lakh rupees while I was doing my PGDM. So I was holding a solid backup of money when I went to Delhi, so I can sustain at least for a year because I know he was also क्विटिंग हिज जॉब। सो आई जस्ट वांटेड कि हाँ यार हम अपने ऑफिस को और घर का खर्चा, क्योंकि हम लोग एक ही फ्लैट में रह रहे थे 2019 से 2025 जनवरी तक। ओके तो जब शादी अच्छा। को ये लगा, जब इसकी अब शायद राइट जब अभी इसकी जनवरी में शादी हुई है, देन वी हैव चेंज्ड आवर फ्लैट्स एंड देन टू वी हैव टेकन आवर फ्लैट इन अ रेडियस ऑफ 2 किलोमीटर्स। कि दिल्ली में इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आपको बिल्कुल नियर बाय में मिल जाए।
So you worked like brothers. राइट, दैट्स व्हाई वी गॉट अ कमिटमेंट कि हाँ यार अब आ रहे हैं तो ज़िंदगी फिर अब सगा भाई कोई भी नहीं है दोनों का। आई एम दी ओनली चाइल्ड, इसकी एक सिस्टर है, शी लिव्स इन कनाडा। सो हम लोगों ने कहा कि अगर ज़िंदगी में समर्पण करने वाली है और मैं भी सबको छोड़ के आया हुआ हूँ तो डैट डेडिकेशन डैट कम अप विद अ कम्युनिटी गलत ब्रदर्स जिसका हम डिस्कशन कर रहे थे, तो वो सब स्टार्ट करते हुए इसका बर्थडे आया। जैसे मैं दिसंबर में आया, 30th अप्रैल को इसका बर्थडे होता है। So he was not knowing it and I took him to Devil's Tattoo in GK and I was like कि आज ये लिखवाना है, बता है दम? तो I made him sit on that seat and I asked him है दम क्या? So he got his tattoo pierced first, then I did, and that day and we never went back and we never thought कि अगर आज ऐसा होता है कि अगर if I am buying something for myself तो वो ऑटो है। मतलब हमारी वाइब और ट्यूनिंग की इतनी ऑटोमेशन है कि nobody can question it and even we don't ask why and what. That was मतलब ये आप दोनों का commitment था towards working Right, together and right. towards the company. और वो 2010 से एक दूसरे की वाइब जानते थे, क्योंकि एक पंजाबी आदमी ऐसा है जो छोटी छोटी चीज़ पे बिगड़ता नहीं है, उसका दिल दिलदार होता है। तो वो दिलदारी बहुत चाहिए होती है जीवन में बड़ा बनने के लिए, तो वो दोनों दिलदार थे। तो वो एक प्लेटफॉर्म पे ऐसे आए कि जब तक सांसें हैं चलेंगे, कुछ बड़ा करेंगे And I life में। think वही आप लोगों का मतलब from friends to now business partners and I think आपने दोनों relationships बहुत अच्छे से maintain Right, करते करते आप लोग right, grow कर रहे हैं। right. ठीक है, so we have discussed कि financial freedom कैसे start हुआ। Initially it was that and what you were going through। अगर हम बात करें from financial freedom to F2 fintech, वो क्या ट्रांजिशन था? लाइक वहाँ क्या मेजर ट्रांजिशन? फाइनेंशियल फ्रीडम हमने नाम इसलिए रखा था क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी कंट्री के अंदर हर इंडिविजुअल और हर बिजनेसमैन को फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। वो फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसे से नहीं मिलती है, वो फाइनेंशियल फ्रीडम आदमी देर रात काम करता है, स्ट्रेस के साथ काम करता है, दिन रात काम करता है, मगर उसको ये नहीं पता कि मुझे अपने पैसे सही जगह पे कैसे लगाने हैं, मैं अपने रुपए को मल्टीप्लाई कैसे कर सकता हूँ। अगर आप आज अपनी लास्ट 3 बैंक ट्रांजेक्शंस देखोगे तो आप देखोगे क्या वो आपकी नीड थी या वांट थी, वो आदमी को नहीं पता। हमारी कंट्री में विराट कोहली के बैट का प्राइस आदमी को पता होता है, उसके नेबर पे BMW वो कितने की लेके आया, बट उसको ये नहीं पता कि मेरा लोन कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चल रहा है। एम आई यूजिंग द करेक्ट प्रोडक्ट, यूजिंग द राइट प्रोडक्ट इन द मार्केट अवेलेबल और नॉट। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद कोविड आया। जब हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम में थे तो सारे डॉक्यूमेंट्स लॉगिन से लेकर डिसबर्सल तक सारे मैनुअल होते थे। अगर हमें एक 5 लाख के कस्टमर से भी उसकी किट डिसबर्सल कराने के लिए जानी है और कस्टमर स्टेज इन गुड़गांव, तो हमें नोएडा से या कौशाम्बी से अपनी टीम को गुड़गांव भेजना पड़ता था टू गेट दैट फिजिकल चेक कलेक्टेड एंड डॉक्यूमेंट्स गेट साइन फ्रॉम द कस्टमर। कोविड के टाइम पे एंड कोविड के बाद से एवरीथिंग हैज स्टार्टेड फ्रॉम ऑल दी लेंडर्स इनटू अ डिजिटल प्रोसेस। अब हमें लगा कि अगर हम लोग डिजिटल नहीं बढ़े तो ये DSA तो आगे आने वाले टाइम में 3 साल के अंदर खत्म हो जाएंगे। एंड व्हेन वी स्टार्टेड फाइनेंशियल फ्रीडम, हमारे दिमाग में कभी भी नहीं था कि हमें एक नॉर्मल DSA की तरीके से चलना है। तो हम बैकग्राउंड में थे कि हम लोग एक कॉमन एक एप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें कस्टमर अगर हमारे पास आएगा तो वो ये देख पाएगा कि आज मुझे अगर अपना नया घर खरीदना है तो मैं स्टेट बैंक से लूँ, PNB से लूँ, HDFC से लूँ, ICICI से लूँ, एक्सिस बैंक से लूँ। तो हम लोग वी कॉल आवरसेल्व्स एज ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग लोन्स। राइट। तो हम कस्टमर को कंपैरिजन देते हैं कि आपके लिए प्रोडक्ट कौन सा सही है। इफ़ आई गिव यू ए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपके पास BMW है, आप जब अपनी कार खरीदने गए, कार के शोरूम वाले ने आपको 3 इंश्योरेंस कंपनी का ऑप्शन दिया या आपको 3 कंपनी का प्रीमियम बताया कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस से आपका प्रीमियम ये आ रहा है, ICICI लोम्बार्ड से ये आ रहा है, HDFC से ये आ रहा है। बट आपको ये नहीं पता कौन सी कंपनी का क्लेम टेकिंग रेशियो बढ़िया है, कौन सी कंपनी जीरो डेप्रिसिएशन के कम चार्जेस लेती है, कौन सी कंपनी ड्राइवर एक्सीडेंटल कवर के कम चार्जेस लेती है, कौन सी कंपनी पैसेंजर एक्सीडेंटल कवर के कम चार्जेस लेती है। तो हम लोग इस चीज़ पे आए कि यार हम लोग आदमी को नॉलेज देंगे कि आपके लिए ये प्रोडक्ट बेटर है आपकी प्रोफाइल के हिसाब से। हमारी कंट्री में क्या होता है, आदमी को अगर आप कोई भी बात बताओ, जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो आता है ट्रस्ट, एंड दे एंड अप रिलाइंग देयर ओन रिलेटिव। अगर आप कितनी भी अच्छी बात बता दोगे उनको लगेगा यार ये अपने बेनिफिट के लिए वाली बात बता रहे हैं। सो वी डोंट पुश एनी ऑफ द लेंडर अवेलेबल इन द मार्केट, रादर वी गिव देम द कस्टमाइज्ड एंड personalized solution for them so that they can choose their own financial product as per their requirement. And this is objective advice because आप लोगों का भी tie up किसी से नहीं है. You are giving genuine advice. No, we have tie up with all the banks and NBFCs. Okay. Everyone pays us equal commission, but sometimes month on month every bank change their commercials. Okay.
पॉलिसीज लाइक अभी दिवाली वाले मंथ आ रहे हैं तो एवरीवन इज सेलिंग देयर प्रोडक्ट एट अ वेरी लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बूम द मार्केट। Right. तो कभी हो सकता है स्टेट बैंक का होम लोन सबसे सस्ता मिल रहा हो हमारी कंट्री में, कभी HDFC का होम लोन सबसे सस्ता मिल रहा तो हो, उस basis जिस पे समय आप जो भी- मिल रहा हो हम उसके अकॉर्डिंग कस्टमर को बताते हैं कि दिस इज द बेस्ट सूटेबल फॉर योर जो आपके कस्टमर के लिए बेस्ट है, आप वो एडवाइस दे रहे हैं Correct. अपने कस्टमर्स को। तो अब अगर हम F2 फिनटेक का मिशन स्टेटमेंट जाने, जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम वाज फोकस्ड ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी, डिस्क्राइब F2 फिनटेक इन वन सेंटेंस। F2 फिनटेक, अगर हमारी कंट्री के अंदर कोई भी आदमी एक लोन लेना चाहता है तो वो ये कहे कि अगर मेरे को लोन लेना है तो मेरे को सॉल्यूशन F2 फिनटेक से चाहिए। दिस इज़ आवर विजन इन आवर लाइफ, राइट? बिकॉज हम लोगों ने इतनी मार्केट एक्सप्लोर करी है, वी गेट फीडबैक फ्रॉम 100 ऑफ कस्टमर्स, एवरी वन इज वंस दे चूज द प्रोडक्ट और टुक द प्रोडक्ट, ही और शी इज अनसेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट दे आर यूजिंग इन आवर कंट्री। दैट इज़ आर सर्वे एंड वी हैव सीन, क्योंकि हम लोगों ने ज़ीरो से ये जर्नी इतनी बड़ी स्टार्ट करी है तो हम लोगों ने सारे कस्टमर्स को एनकाउंटर खुद से किया है। हम लोगों ने अपनी सर्विस दे के अपना ट्रस्ट बना के अपनी मार्केट बनाई है ताकि हम लोगों के पास रेफरेंस से बिजनेस आ सके, क्योंकि टीम सेल्स वाली 6-6 महीने काम करके 1000-1500 रुपये के लिए भी अपनी जॉब स्विच कर लेती है। Right. तो इट्स ओनली अस, इट्स आर गुडविल, इट्स आर फेस वैल्यू बिकॉज ऑफ विच वी हैव टेकन दिस कंपनी टू दिस हाइट्स। राइट। So financial freedom and F2 fintech are same. It's the same name. तो F2 भी हम लोगों ने इसलिए बनाया क्योंकि हमें डोमेन नहीं मिला इंडिया में। तो फिनेंशियल फ्रीडम होता है कि अब मेरे पास इतना पैसा आ गया कि अब मेरे को खाने के लिए, घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, अपना खर्चा चलाने के लिए, बेसिक एक्सपेंसेस से लग्जरी एक्सपेंसेस, ये सब कमाने के लिए मेरी ज़िंदगी जितनी भी बची है, सपोज़ करते हैं आज मैं 34 का हूँ, अब मैं 70, 80 या 90 जा सकता हूँ, तो इस 90 तक में मेरे साल बचते हैं 40-45, तो मैक्सिमम 50 पकड़ते हैं। अब 50 सालों के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए? जैसे आज हो सकता है आपके पास जितना भी, आप अगर महीने में 5 लाख रुपए भी आप खर्चते हो तो आपको 60 लाख रुपए साल के चाहिए। 10 साल के लिए आपके हो गए 6 करोड़, 40 साल के हो गए आपके पास 24-25 करोड़। तो अगर आपके पास आज 25 करोड़ रुपए हैं जिससे आप अपने सारे एक्सपेंसेस जो अभी करेंट कर रहे हो वो अपने लाइफ लॉन्ग कर लोगे, उसके बाद भी आप काम में घुसे हुए हो, तो आप उस स्टेज पे आके वर्क ऑप्शनल हो जाते हो कि अब मेरे पास जितनी ज़िंदगी के लिए पैसा खर्चने के लिए जो आज मेरे लाइफस्टाइल्स हैं ये मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा कि नहीं। तो आज अगर वो है तो आप वर्क ऑप्शनल लो कि अब मुझे काम करना है कि नहीं, मेरा मन है। अगर मेरे पास इतने पैसे नहीं तो मुझे काम मैंडेटरी है, शायद 60 के बाद भी करना पड़े। मगर कुछ लोग होंगे जो वो 30 में, 34 में, 40 में वो फिनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे। तो F2 फिनटेक जब वो ब्रांड बना तो वो फिनेंशियल फ्रीडम फिनटेक है। तो आज अगर मुझे फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए किसी भी इंसान को, चाहे वो आज किसी का कुक हो, उसको भी फिनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। तो हम लोग एक स्कोर के साथ भी आए कि मैं हर इंसान का फिनेंशियल फ्रीडम स्कोर बता सकता हूँ कि आपको फिनेंशियल फ्रीडम कब मिलेगी। आज जितना भी आप काम कर रहे हो, आपका खर्चा, आपका इनकम डाल के हम बता सकते हैं कि आपको 100 साल बाद फिनेंशियल फ्रीडम मिलेगी या 20 साल बाद, या आपके पास ऑलरेडी है। शायद एक 4 साल का बच्चा हुआ है, उसके पास इनहेरिटेंस की वजह से वो 25 करोड़ रुपए है, तो आज उसको फिनेंशियल फ्रीडम तभी मिल गई जब वो पैदा हुआ था। अभी हमारी कंट्री में लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हमें अपनी लाइफ अच्छी कैसे बनानी है। लाइफ में सब कुछ पैसा नहीं होता, तो वो फिनेंशियल फ्रीडम ये दिखाता है कि मुझे अपनी लाइफ में कौन सी स्टेज पे रुक जाना है। काम करने को मना नहीं कर रहा, काम करने के लिए योगा भी हो सकता है, एक्सरसाइज भी हो सकती है, वॉक भी हो सकता है, म्यूजिक क्लास भी हो सकती है। इट्स ऑल अबाउट योर पैशन एंड एक्टिविटीज विच यू वांट टू इंडल्ज योरसेल्फ। तो आज आदमी कहता है यार मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं सुबह इतने बजे शोरूम जाता हूँ, रात को इतने बजे आता हूँ, और अपने ऊपर खर्च करना और टाइम देने की बात करो तो दे आर डूइंग नथिंग फॉर देमसेल्फ, राइट? तो हम उस पर आते हैं कि यार आदमी को एक लाइफ में डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर मुझे इतने रुपए मिल जाएंगे लाइफ में तो यार मैं इतनी झिकझिक वाला काम अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं करूँगा, मैं रिलैक्स होकर करूँगा, कहीं पे सेटल रहूँगा, अपनी फैमिली को टाइम दूंगा, अपने किड्स को ग्रो करने में हेल्प करूँगा, रादर देन दिन भर की मगजमारी में घर पे उतने ही लेके आने। अगर किसी ने अपना एसेट बेस बनाया हुआ है और उसके पास 100 करोड़ की भी प्रॉपर्टी है तो वो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल आउट करके अपने ऊपर वो कुछ भी नहीं कर रहा। क्यों? वो प्रॉपर्टी बेचेगा, उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, तो वो प्रॉपर्टी बेच के प्रॉपर्टी ही ले रहा है और पीढ़ियों की पीढ़ियां निकल जा रही हैं और वो प्रॉपर्टी आगे जा पा रही है, वो कर नहीं पा रहे हैं। तो रादर देन मेकिंग मनी, इट्स गुड टू मेक मनी ताकि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो, बट क्वालिटी लाइफ जीने के लिए यू हैव टू सेटल योरसेल्फ एंड टेक अ माइंडसेट कि हाँ यार मेरे को इतना मिलेगा और मैं इसके बाद
बिल्कुल ज़ीरो कर दूंगा। अगर आज किसी के पास 2000 करोड़ भी हैं, आप उसको रोज़ कुछ हैवी खाना खिलाओगे तो वो ही विल एंड अप ईटिंग अ बैड स्टमक, Right. और वो अगले दिन कहेगा यार प्लीज़ खिचड़ी बनाओ नींबू के अचार के साथ, या मुझे आज मूंग की दाल खानी है, अरहर की खानी है, चाहे वो अंबानी हो या अदानी हो या एक रिक्शे वाला हो। तो वो आदमी को अपना माइंडसेट और लाइफ की जर्नी खुद एक स्टॉप करनी पड़ेगी ज़िंदगी में यार, कि हाँ बस मैं इस एज के बाद काम नहीं करूँगा। मतलब इट्स नॉट जस्ट अ रैट रेस, आपको अपनी लाइफ भी जीनी है, आपको ग्रो भी करना है, लेकिन सिर्फ सब चीज़ों का ध्यान रखना है। हाँ, अब हम लोग थे फाइनेंशियल फ्रीडम फिनटेक एक लाइन में क्या कहता है। अगर इंसान को, पहले हम ये चाहते हैं कि हर इंसान चाहता है फाइनेंशियल फ्रीडम, हम उसको जल्दी पहुंचा पाएँ। जैसे अगर उसका टारगेट है कि मैं 50 तक तो रिटायर हो ही जाऊंगा, तो हम उसको 45 से पहुंचा पा रहे हैं क्या? ये हमारी कंपनी का मिशन है कि हम लोग उनको ज़िंदगी में जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम वाली स्टेज तक पहुंचा पाएँ। सो विजन हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी इंसान आज जैसे अपना फैमिली के लिए कहता है मेरा एक सीए है, कि आज मेरे पास है मैं इनसे पूछ लूँगा, मगर उसको बैक ऑफ द माइंड ये नहीं पता कि वो सीए के पास भी 4 ही बैंकों के कोड हैं, वो 4 ही बैंक रिप्रेजेंट करेगा कि इन 4 से करवा लो। तो वो वही आपको दिखाता है जिसमें उसका भी फ़ायदा हो रहा होता है। तो हम ये चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में F2 फिनटेक कंपनी के जो सीए का काम करते थे, आज F2 फिनटेक उनको 24/7 वो फिनेंशियल अवेयरनेस एज अ फिनेंशियल थेरेपिस्ट दे सकती है 24 घंटे की। जब उसको प्लग एंड प्ले करना है तो वो फिनेंशियल एडवाइजरी के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में एटलीस्ट जान पाए कि मेरी फैमिली एक साथ कब तक पहुंच सकती है उस स्टेज पे। कोई मैं ज़िंदगी में जाते जाते कोई वो गलत काम ना करूं जिसकी वजह से मेरी वो स्टेज और लेट हो जाए। मैं कोई ऐसे फिनेंशियल डिस्ट्रेस में ना आ जाऊं जिसकी वजह से मैं और नीचे चले जाऊं लाइफ में। तो वो अवेयरनेस एज अ थेरेपिस्ट हम लोग करते रहें। हम लोगों ने इसी को देखते हुए फाइनेंशियल लिटरेसी की स्कूल्स एंड कॉलेजेस में क्लासेस स्टार्ट करी। उसका ये पर्पस होता है कि जैसे किसी के पास इनहेरिटेंस बहुत पैसा है और उसके बेटे या डॉटर को पैसे की कदर आदमी को ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। उसको ये पता होना चाहिए कि यार मुझे 1 लाख रुपए का मोबाइल या 1 लाख रुपए का प्ले स्टेशन किस तरीके से संभाल के रखना है। जैसे हमें पेरेंट्स ने दिखाया कि यार ये चीज़ बहुत प्रीशियस है, इसको संभाल के रखना है। बट आजकल की जनरेशन में वो नहीं है। ज़रा सा गुस्सा है, एक प्ले स्टेशन का रिमोट है, ऐसे करके फेंका, पता है पापा नया ला के दे देंगे, बट डैट रिमोट इवन कम्स एट 10,000 रुपीज़। पहले वो वीडियो गेम सेगा चलता था, वो 2-4 हज़ार रुपये का आता था, तब वो हम लोगों को मिलता था तो इतना बड़ा अचीवमेंट लगता था कि पूरी कॉलोनी के 8-10 लड़के एक घर पे आके टीवी के साथ वाला वीडियो गेम खेलते थे। बट आजकल आदमी सोसाइटीज़ में अपनी कॉलोनी वालों के साथ सोशलाइज करना ही नहीं चाहता, क्योंकि टेक और मोबाइल फ़ोन ने सारे बच्चों की वो जो लाइफ की जर्नी है उन्हें पता ही नहीं है। अब आदमी कहता है यार बच्चे को ऐसा नहीं करूँगा, इसको इन्फेक्शन हो जाएगा। हम लोग मिट्टी और चौक खा खा के बड़े हुए हैं, हम लोगों को तो कुछ नहीं हुआ, ना हमारे पेरेंट्स को कुछ हुआ, राइट। तो हमारे पेरेंट्स ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि पहले 10 रुपये में पूरी फैमिली गोलगप्पे चाट टिक्की खा के आ जाती थी। आज आप कहीं पे जाओगे तो वो 2,000 रुपये में भी पूरी फैमिली चाट टिक्की खा के नहीं आ पाती है। यस। तो अगर हम बात करें लाइक फाइनेंशियल लिटरेसी इज इम्पोर्टेंट टू यू एंड आपने स्कूल्स में भी फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्सेज स्टार्ट किए थे, ये गैप क्यों है? आपको प्रॉब्लम कहाँ लगती है कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों नहीं करिकुलम में, अगर जब तक करिकुलम में फाइनेंशियल लिटरेसी डाली नहीं जाएगी तब तक किसी बच्चे को पढ़ाई नहीं जाएगी। आज अगर जैसे आज हम लोग स्कूल्स में कोर्सेज नहीं चलाते हैं, हम लोग क्लासेस चलाते हैं कि हम किसी भी रैंडम स्कूल में जाते हैं, 4 से 10 के बच्चों को एक साथ बैठवाते हैं और इनको हम लोग 1 घंटे का 2 घंटे का सेशन देते हैं। जैसे अब कोई 5th क्लास का बच्चा है और उसको पैन कार्ड के बारे में पता चल रहा है, MRP के बारे में पता चल रहा है, तो वो जल्दी अवेयर होगा इन सब चीज़ों के लिए। तो जब तक हम उसको राइट एज में नहीं दे देंगे तब तक वो हम लोग फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ बातों में रह जाएगी। फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए सपोज करते हैं अगर कॉलेज या स्कूल नहीं लेके आ रहे हैं तो पेरेंट्स अलग से कोर्सेज, ये बोरिंग हो जाएगा फिर लोगों के लिए कि अलग से जा रहा है क्लासेस लेने, वही लोग अफोर्ड करेंगे, राइट। तो उसको करिकुलम में कहीं ना कहीं कॉलेज और स्कूल में डालना पड़ेगा, जिससे हम लोग के इंडिया में लिटरेसी रेट फिनेंस के लिए बढ़ पाए, जो अभी एटलीस्ट 12 से 18% मैक्सिमम है इंडिया की फाइनेंशियल लिटरेसी रेट। एक ये रियल वर्ल्ड स्किल एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो हमारे एजुकेशन करिकुलम से मिस, राइट। एंड आई थिंक आप लोगों के लिए भी एजुकेशन एंड अपस्किलिंग योरसेल्व्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई गॉट टू नो कि जब आप लोग अपनी कंपनी बना रहे थे सेम टाइम यू वर आल्सो अपस्किलिंग योरसेल्व्स, राइट। अगर हम लोग वो एजुकेशन नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। तो अब लग रहा था कि बिजनेस बहुत सारे बना लिए हैं, हम लोग के दोनों के कॉलेज में बहुत ज़्यादा ब्रांड नहीं है, तो अब कैसे करें। तो हम लोगों ने फिर जो एग्जीक्यूटिव कोर्सेज होते हैं वो किए। तो मैंने IIM इंदौर से किया, अभिनव ने IIT दिल्ली से किया स्टार्टअप बूट कैंप।
तो उसके लिए जब तक हम लोग अपने आप को ऑन द टोज नहीं रखेंगे, जो नया आ रहा है उसको अपने ऊपर इम्प्लाई नहीं करेंगे, तो टीम को दे ही नहीं पाएंगे. तो इट इज़ अ कंटिन्यूस जर्नी विच वी हैव टू फॉलो टिल वी आर अलाइव. And as founders, you have to be not one but 5 steps ahead. राइट. मे बी 50 5 वाला तो There कोई is भी no take end to over कर it. जाता है. है ना? There is- It's a lifelong journey of learning. So now बात करें टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की. आपने बोला that during COVID you had to bring about this change. You had to move Post-COVID, it. yeah. Post-COVID. During COVID time, we During started COVID, you working on started. it. We have already talked about how you are using technology to make it to make finance more accessible to your customers. लेकिन अब फिनटेक की बात करें एंड क्लाइंट्स की बात करें, ये फिनटेक मतलब फाइनेंस टेक्नोलॉजी में हाउ डू यू बैलेंस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे कस्टमर्स पे ना रिफ्लेक्ट हो, क्योंकि उनके लिए एक तो फाइनेंस की दुनिया समझना एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो टेक्नोलॉजी समझना गेट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. करेक्ट. तो हमारी कंट्री में अगर बैंक कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड टेक्निकल जार्गन्स यूज़ करता है, वो हमारे लेमैन कस्टमर्स के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं. तो अगर हमारी कंट्री में किसी भी एक ह्यूमन बीइंग को फाइनेंस क्रिकेट की तरीके से समझाई जाए तो वो इसको ईजिली समझ में आएगी. बिकॉज फाइनेंस इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फंडिंग, यू जस्ट नीड दी गुड बेस्ट ऑप्शंस फ्रॉम डिफरेंट लेंडर्स जो आपको पैसा प्रोवाइड कर रहा है. अगर मेरे को एक घर खरीदना है तो मैं ये देखूंगा यार इंडिया में सबसे सस्ता लोन कौन सा बैंक प्रोवाइड करता है. मुझे बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लोन चाहिए तो सबसे सस्ता बिजनेस लोन कौन प्रोवाइड करता है. अगर मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, मेरे को पर्सनल लोन सबसे सस्ता कौन प्रोवाइड करता है. तो हम लोगों ने टेक के थ्रू क्या सॉल्व किया कि हम लोग कस्टमर को डिजिटलाइज प्लस पर्सनलाइज्ड ऑप्शंस वहीं पे देयर प्रोवाइड कर सकें कस्टमर को, जिस पे कस्टमर का प्रोसेस हैसल फ्री रहे, एक्सेसिबिलिटी ईजी रहे और हम उसका प्रोसेस स्पीड अप कर सकें. जो पहले डिजिटल प्रोसेस से पहले जो टाइम लगता था कोई भी एक प्रोडक्ट को या कोई भी एक लोन अवेल करने के लिए हमारी कंट्री में, उसका टैट 3 to 12 डेज का था. जब से डिजिटलाइजेशन आया उसका टैट 1 to 4 डेज का हो गया. Okay. जो हम लोगों ने ईज अप किया. अभी आदमी एक इंडिविजुअल बैंक के पास भी जाता है तो वो अपना ही प्रोडक्ट पुश करता है. फॉर एग्जांपल, आप इंडिया में गूगल पे भी सर्च नहीं कर पाओगे कि आज HDFC के कौन से प्रोडक्ट की क्या चार्जेस हैं और क्या पॉलिसीज़ है, क्योंकि गूगल पे भी नहीं है. तो हम लोगों ने अपने कस्टमर के लिए इस तरीके से कस्टमाइज प्रोडक्ट्स की PDF बनाई है और हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट्स इस तरीके से डाले हैं कि कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आके अपना सिबिल स्कोर भी चेक कर सकता है कि मैं कौन सी ग्रेड में लाए कर रहा हूँ, तो मेरे को कौन सा लेंडर कितने अमाउंट के लिए फंडिंग प्रोवाइड कर सकता है ताकि मैं अपना बिजनेस एक्सपेंशन और ग्रोथ कर सकूँ. तो जो उसका क्वेश्चन है, जो कस्टमर का क्वेश्चन है, वो उसी के बिल्कुल लेमैन टर्म्स में उसको जो एग्जैक्ट आंसर चाहिए वो आपके पास से उसको. करेक्ट. तो फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े जार्गन्स होते हैं जो लोगों को नहीं समझ में आते हैं. तो हम लोग उस जार्गन्स को सिंप्लीफाई करके जो ज़रूरत है, जैसे अगर आप लोन ले रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, तो आपको क्या ज़रूरत है इसके बारे में जानने की कि गाड़ी कितने की है, इस पर मैंने कितना रेट दूंगा, इसकी EMI कितनी आएगी. तो बहुत लोगों को मिसकंसेप्शंस होते हैं फाइनेंस रिलेटेड. जैसे आज सब लोग ढूंढते हैं सबसे सस्ता कहाँ मिलेगा. सपोज करते हैं मैंने आपको कहा कि एक आपका लोन है 5 लाख का, एक की EMI आएगी 10,000, एक की EMI आएगी 15,000, एक की EMI आएगी 8,000. आप कौन सा वाला चूज़ करोगे? ज़्यादातर लोग यही चूज़ करते हैं, जो सबसे कम EMI है उसको चूज़ करेंगे, मगर एक्चुअली में वो सबसे कम वाली नहीं है. देखा जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या है. सपोज करते हैं मैंने अपना 5 साल का लोन 2 साल में दे दिया, तो उसकी EMI तो ज़्यादा होगी मगर इंटरेस्ट सबसे कम होगा उसमें. अगर मैंने वो 5 साल में दिया 8,000 रुपये की EMI थी, तो मैंने EMI तो कम दी मगर इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा दिया. तो लोगों को कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के बारे में पता ही नहीं होता. वो ये सोचते हैं कैसे मैं सस्ती EMI ले लूँ, कैसे मैं सस्ता रेट ले लूँ. आपको एक्चुअली एज अ कस्टमर ये देखना चाहिए कि अगर मैंने 5 लाख का लोन लिया, अब मैं इस X बैंक को कितना पैसा वापस करूँगा, 5 लाख का 7 लाख फीस लगा के या 5 लाख का 8 लाख. तो जिसमें मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ बोरिंग सबसे कम हो उसको कस्टमर को चूज करना चाहिए. तो ये बिग पिक्चर आप दिखाते हैं कस्टमर की कि मतलब आपके केस में क्या खर्चा आएगा उसको एक पेज में हम दिखाएंगे. की फैक्ट स्टेटमेंट. RBI कहती है कि आपको कस्टमर को आज दिखाना ही दिखाना है कि उसको क्या खर्चे पे लोन दिया जा रहा है. तो RBI ने मैंडेट किया है कि आज कोई भी बैंक या NBFC किसी कस्टमर को लोन दे रहा है तो उसको एक पेज में दिखाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, हिडन फीस, चार्जेस, इंश्योरेंस, जो भी लेने वाला है वो क्या लेने वाला है वो दिखाएगा. तो हम कस्टमर को उसके एग्रीमेंट से पहले उसका KFS दिखाते हैं कि सर आपको इस बैंक से लोगे तो ये खर्चा आएगा, इस बैंक से लोगे तो ये खर्चा आएगा. शायद ये लोग हिडन फीस ना बताएं, हमारे लिए दोनों ही लेंडर हैं, हम दोनों की आपको एक्चुअल कलर्स दिखाएंगे. अब आपको दोनों में से जो अच्छा लगे आप उसके लिए जा सकते हैं. स्मॉल सिटीज़ एंड टाउन्स में लोगों को क्या और दूसरा
दूसरा चैलेंज आता है कि वो लोग प्राइवेट बैंक से ना ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, गवर्नमेंट बैंक पे ज़्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं, क्योंकि जो उनका सीए गाइड करता है वो उस पर रिलाई कर लेते हैं। तो सीए, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अपने क्लाइंट को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट प्राइवेट बैंक्स आर मोर एग्रेसिव एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट बैंक्स। गवर्नमेंट बैंक से क्लाइंट क्या चैलेंज फेस करता है, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक में जितने भी ब्रांच मैनेजर्स हैं ना, फॉर एग्जांपल आपका करंट अकाउंट पीएनबी बैंक में है, तो वो ब्रांच मैनेजर आपकी ब्रांच का, जब से आपकी ये शोरूम खुला हुआ है 20 साल से, तो वो 10 बार ब्रांच मैनेजर चेंज हो चुका होगा। अब जिस फर्स्ट ब्रांच मैनेजर से आपकी ट्यूनिंग अच्छी थी, आज वाले ब्रांच मैनेजर से आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं हो सकती है। मगर व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट बैंक्स, दे गिव इक्वल सर्विस टू एवरीवन। तो हम लोग ये प्रॉब्लम अपनी डिजिटलाइज जो सॉल्व करते हैं वो सिर्फ एक बैंडविड्थ के साथ नहीं करते, हम लोग पैन इंडिया अवेलेबल हैं, क्योंकि जब से प्रोसेस डिजिटल आया है, सो वी हैव ऑल आर लॉग इन पोर्टल्स, और आजकल डिसबर्सल तक की जर्नी सब कुछ ऑनलाइन हो चुकी है, जिसमें हमें किसी भी कस्टमर से मिलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और महीने में हम उसको 25 to 30 CR का डिसबर्सल दे देते हैं, जिसमें हम कस्टमर से मिल भी नहीं पाते, बस एक बैंकर डिसबर्समेंट के टाइम पे मिलने के लिए जाता है जो उस पर्टिकुलर सिटी या स्टेट का होता है। तो ये वाला जो चैलेंज है वो फिनटेक कंपनीज और प्राइवेट बैंक्स मोर एग्रेसिवली सॉल्व कर रही हैं एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट बैंक। आज आपको स्टेट बैंक से होम लोन लेना है तो डिसबर्समेंट के टाइम पे आपको मिनिमम 700 डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ेंगे, वेयर एज इफ यू गो टू HDFC एंड फिनटेक कंपनीज, यू हैव टू डू अकाउंट एग्रीगेटर एंड ENACH ऑनलाइन इन अ सिंगल क्लिक बाय गिविंग योर आधार OTP एंड योर केस विल बी डिसबर्स्ड इन 5 मिनट्स। तो वो 700 पन्ने साइन नहीं करने, तो वो एक छोटे से OTP से जब हट सकते हैं तो उस OTP को फ्रॉड नहीं समझना चाहिए, वो भी फाइनेंशियल अवेयरनेस चाहिए। जैसे लोग कहते हैं अरे OTP ले लेंगे कुछ दे देंगे, अब वो बैंक OTP अगर ले रहा है तो पैसे ही दे देगा और आपके से कुछ निकाल नहीं लेगा। तो उस तरीके से अवेयरनेस की भी ज़रूरत है थोड़ी सी, क्योंकि उस Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में हम लोगों ने देखा देयर आर नो गुड फाइनेंशियल एडवाइजर्स हु कैन हेल्प पीपल इन गेटिंग द राइट प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने नोएडा में अपना ऑफिस स्टार्ट किया तो देखा यार दिल्ली और नोएडा NCR में तो बहुत कंपटीशन है। हमारा बरेली में होम टाउन था तो हमने बरेली में अपना सेकंड ऑफिस स्टार्ट किया। उसके बाद हम लोगों ने जो डेटा एक्वायर करना शुरू किया वो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में किया। आज आप बरेली से 100 किलोमीटर के आसपास का रेडियस देख लोगे और बरेली के अंदर जितने कॉलेजेस हैं तो सारे बच्चे 100 किलोमीटर के रेडियस के बरेली आ रहे हैं। जैसे हम लोगों के लिए दिल्ली होता था पहले, वैसे आज 100 किलोमीटर के एडजेसेंट एरिया वालों के लिए वो वाला लोकेशन हब जो है वो बरेली है। तो हमने कहा उस शहर में तो ना फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं और सारे बैंक और NBFC ने अपना एक एक आदमी हायर किया वो जिसकी सैलरी 15 to 25,000 की है कि तू मेरी ये वाली सिटी टेक केयर कर। और वो अभी या तो BBA करके निकला है या MBA करके निकला है। उसे क्या पता ICICI 2 साल पहले कैसे चलता था, आगे 1 साल बाद कैसे चलेगा, HDFC अभी कैसे चल रहा है, 5 साल पहले कैसे चलता था। तो कस्टमर वहाँ पे फंस जाता है कि यार मेरे को तो पता ही नहीं है, मैं तो 3 साल से फंसा हुआ हूँ, मेरा CA ये कहता है, फिर मैंने 2 साल के बाद CA बदल लिया, मेरा ये पुराना फाइनेंशियल एडवाइज़र था, इसका ट्रांसफ़र बरेली हो गया या इसका ट्रांसफ़र मुरादाबाद हो गया या रामपुर हो गया। तो हम लोग इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर फाइनेंशियल सर्विसेज। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारी कंपनी हमारे बाद भी इंडिया को ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज देगी। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें आपको सारा कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखेगा कि आपको एक भी सेकंड थॉट नहीं आएगा कि हाँ यार ये HDFC ऐसा बता रहे थे और ये गलत बता रहे हैं। हम सही बता रहे होंगे, हो सकता है HDFC के सेल्स मैनेजर को वो प्रोडक्ट और पॉलिसी ना पता हो क्योंकि वो Tier 3 सिटी में जॉब करता है। हम लोगों के डायरेक्ट कनेक्शंस बॉम्बे एंड पुणे से, एंड दे नो हाउ एग्रेसिवली being a startup and being a young entrepreneur, we are working to solve this problem in our country, which nobody else is doing. Yes. Even Paisabazaar is working. we see our competitor is Paisabazaar. वो भी आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। अगर मेरा आज कोई कस्टमर कहता है कि यार मेरे को गुजरात में मीटिंग करनी है तो हम लोग 6 घंटे के अंदर या विद इन सेम डे गुजरात में मीटिंग कराने के लिए कैपेबल है, एंड वी डू दैट। वी क्लेम आवरसेल्व्स एज वी आर वर्किंग ऑन अ फिजिटल मॉडल, जिसमें डिजिटल तो है बट हमारी कंट्री में आदमी को जब पैसे का लेन देन कर रहा होता है एक फिजिकल ह्यूमन टच तो उसको चाहिए ही चाहिए। तो हम लोग लोन देते हुए वाली चीज़ सोचते हैं क्योंकि हमारी कंट्री में इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर मुझे आपको पैसे देने तो पैसा देना ईजी है, उसमें भी हमारी कंट्री में आदमी ट्रस्ट नहीं करता। अरे मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, ले थोड़ी लूँगा आपके अकाउंट से। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में अगर मुझे आपसे चेक लेना है तो आप डरो यार कि मैं आपका पैसा गलत अकाउंट में डाल दूंगा और आपको वो पॉलिसी नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले ऐसा ही होता था। IRDA अब गारंटेड इनकम प्रोग्राम में आदमी को लिख के देता है
कि ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। पहले जितनी भी XYZ कंपनीज थी वो आज से 20 साल पहले आदमी को दे के चले जाते थे। आज जब वो उनकी पॉलिसीज मैच्योर हो रही हैं तो उन्हें दिखता है अरे यार वो तो कह रहे थे 50 लाख आएंगे मगर मैच्योरिटी पे आए 15 लाख से। जैसे अब RBI ने लोन्स में की फैक्ट स्टेटमेंट का काम शुरू किया, वैसे IRDA ने अब अपनी सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज में कर दिया कि हम लोग गारंटेड इनकम प्रोग्राम ही देंगे। आपको पता होगा कि आपकी 90 साल की एज में अगर आपकी डेथ होती है तो आपकी फैमिली को पीछे से क्या मिलेगा वो लिखा हुआ है ईयर बाय ईयर। तो वो वाली चीज़ें पहले नहीं थी। हमारी कंट्री में इतने फ्रॉडुलेंट होने लग गए, उसके बाद IRDA ने और RBI ने ये वाली चीज़ें हमारी कंट्री में अप्लाई करना शुरू करी। एंड आई थिंक धीरे धीरे ट्रस्ट बढ़ रहा है सिस्टम। करेक्ट करेक्ट। एंड आई थिंक आप लोगों ने भी शुरू में जब स्टार्ट किया था तब फ्रॉम योर पोटेंशियल कस्टमर बेस ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस की होगी या चैलेंजेस फेस किए होंगे, बट आई थिंक नाउ दे आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि आप लोग जो काम कर रहे हैं इट्स फॉर द बेनिफिट। करेक्ट, क्योंकि वो जो जनरेशन गैप है ना वो 20 ईयर्स वाला, Yes. वो जब अब वो 10 साल के बाद वो गैप खत्म होगा तो वो सब टेक वाले ही लोग आ रहे होंगे। क्योंकि आज आप हमारे से पहले की 15 साल पहले की जनरेशन देखोगे तो दे आर मच मोर स्मार्टर एंड फास्टर देन अस। सिंपल थिंग इज वो नेट बैंकिंग भी नहीं करना चाहते, बिल्कुल नहीं बिकॉज़ करना फोन पे चाहते। कैसे हो सकती है। बिल्कुल नहीं हो सकती, राइट। तो आजकल फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हम लोगों ने फ़ोन जो यूज़ करना शुरू किया वो 12th में यूज़ किया। आज बच्चा दूध और खाना तब पीता जब उसके हाथ में iPad होता है। तो दे नो हाउ टू यूज़ इट बेटर देन अस और आर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। तो वो जो 20 ईयर्स का गैप है, जब ये फनल खत्म हो जाएगी तो वो ये ट्रस्ट वाली पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर बच्चों को पता होगा कि एक टिप्स पे ही सारा काम हो जाता है हमारे। सो आपने अपनी F2 फिनटेक काफ़ी कुछ ऑटोमेट कर दिया एंड आई थिंक आप इसको हमेशा डेवलप तो करते ही रहेंगे। एंड आपने बोला था कि आप लंदन भी अब एक्सपैंड कर चुके हैं अपनी। Correct. So I got a chance to expand our company in London because my wife was on a project for 2 years in Barclays over there. So we thought of learning new landscape of finance industry, that how other countries are working in the same domain. For example, in our country, if a home loan is getting at a rate of interest of 8%, and in London it's getting at a rate of interest of 3.5%. We are getting a personal loan at a rate of interest of 11%. They are getting a personal loan at a rate of interest of 5%. So we see कि how तभी हमारी कंट्री में करप्शन वगैरह इतना होता है क्योंकि हमारी कंट्री में इनसिक्योरिटी बहुत है, एडुकेशन की, हेल्थ की, फाइनेंसेस की। वहाँ पे बाकी सिटीज़ में और कंट्रीज़ में थोड़ा सा इस वाली चीज़ों पे आदमी इतना सेफ एंड सिक्योर फील करता है तभी वो अपनी लाइफ जी सकता है। तो हम लोगों ने वहाँ पे अपनी सेम डोमेन से अपनी कंपनी स्टार्ट करी कि अगर वहाँ पे भी कोई क्लाइंट आता है तो हम लोग वहाँ पे उन लोगों को होम लोन और पर्सनल लोन की सर्विस दे सकते हैं। इंडिया के अंदर भी आजकल प्रॉपर्टी एग्जीबिशंस दुबई की, लंदन की, US की काफ़ी ऑफन लगती हैं 5 स्टार्स एंड होटल्स में। तो जो एंड यूज़र है वो इंडिया का ही है क्योंकि किसी ना किसी के फैमिली में कोई ना कोई एक किड अब्रॉड पढ़ने के लिए जा रहा है और वहाँ के रेंट जो हैं वो बहुत ह्यूज हैं। यू आर गेटिंग अ 1 BHK दिस मच साइज at a rate of 3 lakh rupees rent per month which nobody can afford। and जो अफोर्ड कर सकता है वहाँ पे भेजने के लिए वो चाहेगा यार कि मैं 4 लाख रुपीज़ की EMI पे कर देता हूँ और अपनी एक इन्वेस्टमेंट इंडिया से स्विच करके वहाँ पे कर लेता हूँ। सो मेरे को हाइब्रिड पे काम करना था। आई यूज्ड टू बी देयर फॉर 3 months इन लंडन एंड 3 months इन इंडिया। सो मैं वहाँ से ही अपनी इंडिया वाली कंपनी मैनेज करता था। 5.5 घंटे का टाइम में गैप आता था तो मैं 4:30-5 बजे का अलार्म लगा के उठता था और 5 बजे वहाँ से उठ के अपनी टीम मैनेज करता था। हरप्रीत हेल्प्ड एंड सपोर्टेड अ लॉट इन मेकिंग दैट 2 years ईज फॉर मी एंड माई वाइफ, जैसे हम लोग मैनेज करते थे। और काफ़ी फ्रीक्वेंट चक्कर लगता था कि यार यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं और वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं और आजकल सब कुछ डिजिटलाइज हो सकता है। वी कैन सेल आर प्रोडक्ट्स ओवर द कॉल एंड थ्रू द ईमेल। सो डैट इंस्पायर्स कि यार ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए देखते हैं तो किस तरीके से मूव कर सकते हैं। इसकी दीदी कनाडा रहती है तो हम लोगों को अगला ये था कि शी हैज़ अ गुड सर्कल कि अगर कनाडा में कोई आदमी नया घर खरीद रहा है, इसकी दीदी ने एक नया घर लिया तो हमने कहा यार अब दीदी को होम लोन कैसे यहाँ से प्रोवाइड कराएं। तो हमने इंडिया बैठ के पूरी वहाँ की वर्किंग करी और एक ब्रोकर के साथ सेटअप किया कि दीदी को वहाँ पे होम लोन दिलवाएं और हम लोग वहाँ से कमीशन कैसे ले सकें, अपनी फैमिली के अंदर ही मिलते हुए कोई बाहर का आदमी क्यों अर्निंग कर सके। तो वो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें इंडिया रहते हुए भी अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए अब्रॉड में भी सॉल्व करी हैं ताकि एक लेवल यहाँ पे एक अपग्रेड करें तो ग्लोबल लेवल पे कैसे काम कर सकते हैं। दैट वाज द होल सोल एम फॉर डूइंग राइट। एंड इसके बाद आप लोग टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना घुस गए हैं दैट थ्रू IIM incubator you have gone on to more tech products. We were into technology post COVID and we got a IIM incubation 6 months back only. So they supported us in grooming our
tech a lot, and he has derived his all energy in doing that. So I was managing my operations and business marketing, क्योंकि अगर दोनों लोग एक सा काम करते रहेंगे तो कंपनी को ग्रो नहीं कर पाएंगे. तो मैंने, क्योंकि हम लोगों के पास 4 ब्रांचेस हैं, एक बरेली में, एक IIM लखनऊ के अंदर बैठती है हमारी, एक पटेल नगर में है, एंड आवर हेड ऑफिस इज इन नोएडा, जहाँ पे हमारी 100 सीटर ऑफिस है, जिसमें हमारे HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, टेक डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट टीम, क्रेडिट एंड ऑपरेशंस. तो जब हम लोग कोविड के बाद अपना टेक वाली चीज़ें फॉर्म कर रहे थे, तो हमने कहा कि अब अपनी एक आदमी को दिन में 25% एनर्जी टेक के साथ देनी पड़ेगी. तो आज हम लोगों की 20 लोगों की टीम है इन हाउस जो टेक की चीज़ों को देखती है. तो ये स्टार्टिंग में टेक वाले लोगों के साथ लगता है, तो उसमें जो नर्चरिंग और बाद में चेंजेस वाली चीज़ आ रही होती है टेस्ट पे, तो हम दोनों लोग उस पर लगते हैं, ताकि हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकें जो इंडिया में अभी किसी NBFC और बैंक के पास भी नहीं है. अभी हम लोग जैसे दोनों टेक से नहीं आते हैं, दोनों सेल्स फाउंडर है. बेचना तो आता है, बनाना नहीं आता टेक का. जैसे मैं आपको कह रहा था कि टेक वाले को बेचने में इशू होता है, बेचने वाले को टेक बनाने में इशू होता है. तो जब वो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स आती हैं, तो फिर हम लोगों ने ये सोचा कि अगर हम लोगों में से कोई एक बंदा टेक में नहीं घुसेगा तो फिर कंपनी DSA बन के रह जाएगी. तो इनिशियली पहले 2-4 लोगों से हमने क्लब किया कि जिसको आता होगा उससे बनवाते हैं, उसको कंपनी का स्टेक देंगे. तो वो थोड़ा सा हम लोग के लिए वो अच्छा नहीं निकला. तो हम लोगों ने, एक हम लोग का नर्सरी का फ्रेंड है, तो ही वॉज वर्किंग विद अ कंपनी और ही वॉज रनिंग हिज ओन IT कंपनी. तो वो बरेली में ही IT कंपनी चलाता. तो एक इनकाउंटर हुआ कि यार हम लोग को ये चीज़ें बनवानी है, हमें पता है क्या बनवानी है, पहले हम अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे, अपनी कंपनी के लोगों से यूज़ करवाएंगे. जब वो टेस्ट हो जाएगा तो बीटा टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम ये प्रोडक्ट्स किसी और को भी दे पाएंगे. तो हमारी, सपोज करते हैं अगर कोई आज फाइल आती है लॉगिन के लिए, तो पहले वो एक्सेल शीट्स में मैनेज होती थी, तो उसके लिए हम लोगों ने ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया. अगर आज कोई भी एम्प्लॉय ब्रेक पे जाता है, तो पहले एक रिसेप्शन पे बच्चा बैठता था एडमिन का, वो नोट करता था कितने बजे गया, कितने बजे इन, कितने बजे आउट. उसके लिए हमने अपना HRMS बनवाया कि हमारी खुद की टीम खुद के HRMS पे अपनी लीव्स डाल सकती है, हॉलीडेज़ देख सकती है, अपने रूम बुकिंग कर सकती है, अपने पे आउट्स ले सकती है, वहाँ से अपना रिम्बर्समेंट ले सकती है. तो वो हो गया हमारी टीम को संभालने का काम. फिर हम लोगों ने बनाया कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग होते हैं जो रेफ़र करते हैं हम लोग को लीड्स, कि अब वडोदरा से एक कस्टमर कह रहा है कि मेरे पास एक कस्टमर है, उसको चाहिए 1 करोड़ का लोन, अब उसको हमें कमीशन देना पड़ेगा. तो हम लोगों ने उसके लिए एक लैंड ग्रेड प्लेटफॉर्म बनाया कि अब कोई भी इंडिविजुअल होगा जो हम लोगों को लोन की लीड्स दे सकता है और ये देखना चाहता है कि मेरी उस लीड का क्या हुआ, तो उसके बिहाफ पे हमने उसकी जर्नी दिखाते हैं. तो हम लोगों ने प्लेटफॉर्म बनाया लैंड ग्रेड. फिर अब हम लोग को ये पता चला कि अब कॉलिंग इंडिया में बहुत सारी होती है, तो अब हमारे AI कॉलर्स भी हैं. तो मैं आपको एक 2 सेकंड का या 2 मिनट का एक मैं आपको रिव्यू दिखाऊंगा, जिसमें आप बात जब उस कॉलर से करोगे तो मेरे ख्याल से आपको नहीं लगेगा कि वो एक ह्यूमन नहीं है. तो उस तरीके के हमारे कॉलर्स हैं. जैसे आज मैं एक कॉलर से कॉल करवाऊंगा तो वो 100-150 कॉल कर सकता है, वो एक साथ 10,000 कॉल फेंक सकता है. तो अगर मैंने, उस पर डिपेंड होता है कि मैंने कितने सिम्स या कितनी DIDs बनवाई हुई हैं. तो इस तरीके के हमारे जो भी हम लोग को इंटरनल रिक्वायरमेंट होती है पहले टीम की, तो पहले वो हम लोग देखते हैं कैसे वो सॉल्व होगी, उसको एक टेक प्रोडक्ट की तरह बनाते हैं, हम लोग अपने लिए यूज़ करते हैं, फिर हम अपने फाउंडर्स कम्युनिटी में उसको दे देते हैं चेक करने के लिए कि अब आप हमारा HRMS यूज़ करो, आप हमारा OMS यूज़ करो, आप हमारे HRMS यूज़ करो, हमारे पास हायरिंग के लिए ATS है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम. तो जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हम लोग इन हाउस पड़ती है, उसका हम लोग टेक प्रोडक्ट बनाते हैं, यूज़ करते हैं. जब लगता है कि इसमें चेंजेस करने हैं, 5-6 महीने में वो उस तरीके का बन जाता है कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं और हम लोग फिर स्केल करते हैं. इन शॉर्ट, हमने 2019 से अभी तक जितने भी दर्द देखे इस इंडस्ट्री के, वो दर्द पहले हम अपनी कंपनी के लिए सॉल्व करते हैं. जब हम कंपनी के लिए दर्द सॉल्व कर देते हैं, तो हम चाहते हैं कि इसके अलावा कोई भी एक ऐसा दर्द नहीं है जो हमारी कंट्री में फाइनेंस से रिलेटेड सॉल्व नहीं हो सकता या किसी और को कोई चैलेंज आता है. तो अब हम ये सारे प्रोडक्ट्स, हमने फिनटेक मींस फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, तो हम ये सारे प्रोडक्ट्स, क्योंकि फाइनेंस में अब फाइनेंस का काम तो करते ही, अब टेक्नोलॉजी में एक्सपेंड कैसे करें, क्योंकि जो आगे की लाइफ दिख रही है, AI हैज़ टेकन ओवर ह्यूमन, तो वो टेक्नोलॉजी में ही अपना एक्सपेंशन करना है. हम ये प्रोडक्ट्स इस तरीके से बिल्ड करें ताकि हम ये अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में जितने भी फाइनेंस ब्रोकर्स हैं उन लोगों को सेल कर सकें. तो दिस इज़ सो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, जिनके पास कोड नहीं भी हैं. तो दिल्ली जैसी सिटी में 5 लाख लोग हैं जो लोन के एजेंट्स हैं, बट दे डोंट हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद एनी बैंक और NBFC. दे यूज द चैनल पार्टनर कोड फॉर लाइक कंपनीज लाइक अस. मतलब हम जैसी कंपनीज का कोड वो लोग यूज़ करते हैं और हम जैसी कंपनीज उन लोगों को कमीशन देती हैं. तो हम उन लोगों के लिए वाले पेन पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं कि पहले अपने लिए करते हैं, क्योंकि हर आदमी को अटेंडेंस का इशू आता है, फाइल्स का इशू आता है,
आज बैंक्स के अंदर भी एक सेल मैनेजर है, अगर मैंने एक फ़ाइल गुजरात लोकेशन पे एक कस्टमर की लॉगिन करी है, अगर उसका कोई फ्रेंड ऐसा है जिससे उसके कनेक्शन अच्छे हैं तो वो बता देगा कि यार ये वाला कस्टमर ना लोन के लिए देख रहा है और नोएडा से ये वाली फ़ाइल आई थी, तो वो फिजिकल मीटिंग के लिए भेज देगा और गुजराती आपस में लैंग्वेज में बात करेंगे और हमारा चैप्टर कट हो जाएगा वहाँ से। तो वी आर सॉल्विंग दिस। मिस सेलिंग बहुत होती है हमारी कंट्री में, इसलिए तो जब ये टेक के थ्रू हम एक बार आदमी को फनल के अंदर लेके आएंगे तो वी हैव ऑल दी एविडेंसेस दैट दिस कस्टमर इज ऑलरेडी ऑन बोर्डेड विद अस, क्योंकि वरना वो तो मेल और व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट्स ही रह जाएंगे जिसका कोई प्रूफ नहीं है। तो इसके लिए हम ये वाली चीज़ सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अपना बिजनेस हर महीने हम लोग 2 से 3 करोड़ का अपना बिजनेस लूज करते हैं बिकॉज ऑफ दिस फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ एंड मिस सेलिंग इन आवर कंट्री विच इम्पैक्ट्स दी रनिंग कॉस्ट एट अ लेवल ऑफ 10 to 15 lakhs। अगर मैं आज 5 साल की बात करूं तो इट्स मोर देन 3 CR। इसी वजह से हम लोग टेक बैकग्राउंड से नहीं आते और हम कम से कम 1 करोड़ के आसपास बर्न कर चुके हैं टू मेक दिस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर। Good afternoon. This is Neha from F2 FinTech. Am I speaking with Dr. Akriti Mohit Anand? This is Akriti, but I'm not a doctor. Thank you for confirming. हम प्रोफेशनल्स के लिए एक्सक्लूसिव ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफर करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBAs, बिजनेस ओनर्स और सैलरीड प्रोफेशनल्स भी एलिजिबल है। ये एक फ्लेक्सिबल लाइन ऑफ क्रेडिट है जिसमें आपको सिर्फ उतने अमाउंट पर इंटरेस्ट देना होता है जितना आप यूज करते हैं। क्या मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता सकती हूँ कि ये कैसे काम करता है? डेफिनेटली बताइए। ग्रेट। हम टॉप लेंडर्स जैसे बाजाज, टाटा, चोला, गोदरेज और L&T के साथ पार्टनर करते हैं ताकि आपको सबसे अच्छे टर्म्स मिले। फॉर एग्जांपल बाजाज से आप ₹75 लाख तक का ओवरड्राफ्ट लिमिट सिर्फ 24 आवर्स में ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट 14.60% पर एनम है और हर ₹1 लाख ड्रॉ करने पर सिर्फ ₹1,250 पर मंथ है। वुड यू लाइक टू नो और डिटेल्स या कोई स्पेसिफिक अमाउंट के लिए कैलकुलेशन चाहिए? इंडिया का सबसे सस्ता लोन कहाँ मिलेगा? अच्छा सवाल है। इंडिया में सबसे सस्ता लोन यूजुअली सिक्योर्ड लोन होते हैं, जैसे होम लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। होम लोन का इंटरेस्ट रेट 7.45% से शुरू होता है और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 8% से। अगर आप अनसिक्योर्ड लोन चाहते हैं तो पर्सनल लोन का रेट 10.55% से शुरू होता है। आपका रिक्वायरमेंट सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड, और कितने अमाउंट का लोन चाहिए ताकि मैं आपको सबसे सस्ता ऑप्शन बता सकूं? सिक्योर्ड लोन एंड 5 CR का अमाउंट है। थैंक यू फॉर शेयरिंग। आप सिक्योर्ड लोन चाहते हैं और लोन अमाउंट 5 करोड़ रुपीस है। इस अमाउंट के लिए सबसे सस्ता ऑप्शन लीज रेंटल डिस्काउंटिंग या होम लोन हो सकता है। लीज रेंटल डिस्काउंटिंग में इंटरेस्ट रेट 7.65% से 9.5% तक है और होम लोन में 7.45% से 9.5% तक। आपका प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है या कमर्शियल, और टेन्योर कितने इयर्स का चाहिए, इससे मैं आपको एग्जैक्ट ऑफर बता सकती हूँ। Commercial property and tenure of 10 years. थैंक यू। आपकी प्रॉपर्टी कमर्शियल है। क्या आप टेन्योर की ड्यूरेशन बता सकती हैं, जैसे 10 इयर्स, 15 इयर्स या 20 इयर्स? इससे मैं आपको मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेशन बता सकती हूँ। टेन्योर 10 years का है। ठीक है। आप कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5 करोड़ रुपीस का सिक्योर्ड लोन चाहते हैं, 10 इयर्स का है। इंटरेस्ट रेट 7.65% से 9.5% तक रहेगा डिपेंडिंग ऑन लेंडर एंड योर प्रोफाइल। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको अप्रोक्सीमेट मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट अमाउंट बता दूं? एंड क्या आपकी प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी कोई लोन है या ये कम्प्लीटली फ्री है? अभी कोई लोन नहीं है एंड आई वुड वांट टू नो कि मेरा EMI और इंटरेस्ट क्या आएगा। बहुत अच्छा। आपकी प्रॉपर्टी पे कोई एग्जिस्टिंग लोन नहीं है, तो अगर आप 5 करोड़ रुपीस का लोन लेते हैं, 10 इयर्स का रखते हैं और इंटरेस्ट रेट 7.65% मानते हैं, तो आपकी अप्रोक्सीमेट मंथली EMI बनेगी अराउंड ₹59,500 पर लाख, यानी टोटल EMI करीब 2,97,500 रुपीस पर मंथ होगी। टोटल इंटरेस्ट करीब
2 करोड़ 50 लाख रुपीस के आसपास आएगा पूरे 10 साल में। ये फिगर्स अप्रोक्सीमेट हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपके प्रोफाइल और लेंडर के अनुसार होगी। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए डिटेल ऑफर निकालूं या आपको व्हाट्सएप या ईमेल पर फुल डिटेल्स भेजूं? मेरे को व्हाट्सएप पर फुल डिटेल्स भेजें। बिल्कुल, मैं आपके व्हाट्सएप पर फुल डिटेल्स भेज दूंगी, इंक्लूडिंग लोन अमाउंट 5 करोड़ रुपीस, टेन्योर 10 years, इंटरेस्ट रेट 7.65%, मंथली EMI हैगी और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। कृपया अपना व्हाट्सएप नंबर कंफर्म कर दीजिए ताकि मैं सही डिटेल्स भेज सकूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यही वाला है। ठीक है, मैं आपके इसी व्हाट्सएप नंबर पर फुल लोन डिटेल्स भेज रही हूँ, जिसमें 5 करोड़ रुपीस का सिक्योर्ड लोन, 10 years और लोएस्ट इंटरेस्ट रेट ऑप्शन शामिल होंगे। अगर आपको कोई और सवाल हो या किसी और लोन प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हो तो आप मुझे कभी भी पूछ सकती हैं। थैंक यू फॉर चूजिंग F2 FinTech। थैंक यू। वाओ, मतलब AI बॉट से बात करी हुई है। मगर वो रिकॉर्डेड ब्लास्टर्स होते सच अ फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस, क्योंकि वो नहीं समझ पाते आप क्या बोलना चाह रहे हैं। एंड अभी मैंने मतलब माय इंग्लिश हिंदी वाज मिक्स्ड, मैं कुछ भी बोल रही थी एंड जो रिस्पॉन्स आ रहा था तुरंत आ रहा था। था। बैकग्राउंड नॉइज पकड़ती है, इमोशंस दिखाती है, कर रही है वो। एग्जैक्टली, मतलब ये नहीं लगता। राइट अगर आपने मुझे नहीं बताया होता कि मैं बॉट से बात कर रही हूँ, Right. मुझे लगता है नहीं पता मैं चलता है। लाइव एजेंट से बात कर रही हूँ एंड वो मेरे को जेन्युइनली हेल्प कर रही है। राइट एंड शी इज़ सो गुड कि जो एक अनएडुकेटेड या बहुत ज़्यादा एडुकेटेड आदमी भी उतने अच्छे से बात नहीं कर पाएगा किसी कस्टमर के साथ, दैट बॉट कैन डू। सो वी हैव आस्क्ड न्यूमरस क्वेश्चंस विद दिस बॉट एंड दे विल आंसर इन अ वेरी वेल आगे ना, अगर फाइनेंस के अलग से आप कोई सवाल पूछते जो बाहर होते फाइनेंस के, तो रिस्ट्रिक्ट करती है आपको कि मैं सिर्फ फाइनेंशियल थेरेपिस्ट ही हूँ, तो आप मुझसे इसी चीज़ के बारे अभी आप जेंडर पूछोगे तो ये जेंडर का भी आंसर आपको ऐसा देगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। आप ऐसे पूछोगे मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मेरे को क्रेविंग हो रही है, आप बताओ आपने क्या खाया हुआ है, शायद मेरा मन करे कि मैं खाऊं, कि आप चूज़ कर सकूं ऑर्डर करने के लिए, तो शी विल गिव यू अ फैंटास्टिक आंसर। सो वी आर प्रिपेयरिंग मैनी केसेस फॉर डिफरेंट इंडस्ट्री। अभी हम इसको अपनी इंडस्ट्री के लिए 95% कर चुके हैं। अभी 5% की चीज़ें हमें थोड़े से गैप लगते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी। अभी हम जब करेंगे तो हमने बस बटन दबाना है। अब ये दिन भर जितनी कॉलिंग कहेंगे थकेगा नहीं, इसका मूड ख़राब नहीं होगा, ये इरिटेट नहीं होगा। जितने शाम को हमारी टीम जब चली जाएगी ये काम करना शुरू कर सकता है, तो वैसी क्योंकि अब ट्राई ने मॉर्निंग 8 AM से रात को 9 PM तक अलाउ किया हुआ है कि यू कैन सेल फाइनेंस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट। तभी आप देखते हो कि 8:30 पौने 9 बजे भी आप पे क्रेडिट कार्ड की कॉल आ जाती होगी रात को, है ना। पहले नहीं आती थी, पहले टाइम 6:30 का था। अब हमें पता है कि हमारी कस्टमर क्लाइंट है शाम को 7 बजे के बाद फ्री होती है, सैलरीड वाली जितनी है, तो घर पे आके रिलैक्स करके अपना फोन, ईमेल्स, आउटलुक, व्हाट्सएप तो देखेगा ही। तो हम उस टाइम पे अपने 40-50 हज़ार कस्टमर को 7 बजे इस बॉट से कॉल करा सकते हैं, जो एंटायर डे में मेरी 100 लोगों की टीम एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकती। वरना यूजुअली सुबह 10 बजे से कॉल आना शुरू हो जाती है एंड आप 10 बजे लाइक करेक्ट ऑफिस पहुंचे होते हैं, यूर इन वर्क मोड, बिल्कुल नहीं लेना चाहते, बट डेफिनेटली इफ यू अगर आपका मन भी है तो भी आप कहते हो नहीं चाहिए और काटते। एग्जैक्टली एंड लाइक जिस टोन से भी बात कर रही थी, यूजुअली जब कॉल सेंटर से भी कॉल आता है आप हाँ टोन से ही लगता है कि बात करनी है नहीं करनी, वाइब है या नहीं है, मगर इसकी बात सही करेक्ट एग्जैक्टली आपको टोन से ही पता लग जाता है कि दिस पर्सन इज नॉट एजुकेटेड इन द प्रोडक्ट और ये सिर्फ मेरे को सेल कर रहा है एक चीज। बट दिस वाज लाइक कि हाँ जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास करेक्ट आ रही है एंड आई थिंक मतलब नो क्वेश्चन विल बी बियॉन्ड द लिमिट फॉर हर। यूजुअली एजेंट के पास अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे को नहीं पता, तो मैं आपको कनेक्ट। अभी तक हम लोगों को चैलेंज क्या आता था कि हम लोग फॉर एग्जांपल एक अच्छे कॉलेज से या एक अच्छे कैंडिडेट किसी कंसल्टेंसी से या खुद वॉक इन हमारी वेबसाइट से कैंडिडेट आए हैं, उसको हम 6 महीने बहुत अच्छे से सिखा के नर्चर करते हैं और वो 6 महीने के बाद किसी ना किसी पॉइंट से कंपनी को छोड़ देता है, खुद से छोड़ देता है, यार मज़ा नहीं आ रहा दूसरा देखूंगा। तो वो साल का देखेंगे तो वो छूट के जाता ही जाता है। तो ये हमारा फाइनेंशियल लैंडस्केप का, अगर मैं किसी कस्टमर के आगे बैठा हूँ फॉर एग्जांपल अंबानी अदानी के आगे, तो आई कैन मैनेज हिज पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ लोन्स, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। तो मेरे बराबर का, कंपनी के फाउंडर्स के बराबर का अगर ये काम 95% कर सकती है, तो हमारे लिए ये ग्रीन टेक है कि हम इसके साथ गो अहेड कर सकते हैं और लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। एंड अभी आप थोड़े अपने क्लाइंट्स के लिए डेवलप भी कर रहे हैं लाइक फॉर अदर इंडस्ट्री। अब जैसे जिसको हम लोग दिखाते हैं वो लोग अमेज होते हैं कि यार मेरे पास यूज केस मेरे बिजनेस में बन सकता है क्या,
और ये तो बहुत है, इसको तो जैसे हमने ट्रेन किया, सब्जेक्ट मैटर देना है, 2 दिन में ट्रेन हो जाएगा। जैसे मैंने आपको भी आपके Yes. बिजनेस से रिलेटेड बर्थडेज, Yes. पेमेंट कलेक्शंस, ऑर्डर डिलीवरीज, अपने स्टाफ का मैनेजमेंट, एवरीथिंग यू कैन गेट इट डन बाय दिस, एवरीथिंग दैट विल हार्डली टेक 2 to 3 days. If you talk about your future, 10 years from now, 15 years from now, 20 years from now, आप F2 FinTech को कहाँ देख? कि अगर बाई चांस मेरे को अभी एकदम से लग रहा है कि मैं एक सही जगह पे हूँ कि नहीं, और मुझे अभी एकदम से एक थेरेपिस्ट चाहिए, इसके लिए मुझे फ़ोन नहीं मिलाना है, तो जैसे एलेक्सा को बोलते हैं हे एलेक्सा, वैसे वो बोले हे F2 और हमारा एक वर्चुअल AI एजेंट वहाँ पे खड़ा हो। जैसे ही आपको अभी सेल्स पिच कर रही थी कि आपके लिए कौन सा लोन अच्छा है, वो एक पूरा एडवाइज़र की तरह, एक थॉरो उसको हमने ट्रेन किया हुआ है कि वो एक थेरेपिस्ट की तरह आपको सारा कुछ बता सकता है। अब आपको चाहिए कि यार मेरे को मीटिंग खत्म करनी है, आपने बटन दबाया और वो एकदम से गायब हो गया। तो यहाँ तक हम अपनी कंपनी को टेक के थ्रू लेके जाएंगे। एंड आई थिंक आपने काफी कुछ इसमें ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं बॉट को, सो आई डोंट थिंक इट्स 20 years ahead, आई थिंक इट्स वेरी नियर। राइट 3 साल में हम आपको दिखाएंगे कि एक आपने लाइट खोली, तो जैसे आज वर्चुअल AI से हम लोग देख लेते हैं ये वाला घर है कि नहीं, तो ऐसे ही वो एक लाइट जलेगी, उसमें एक शेडो वाला फॉर्म में आ जाएगा, और शेडो वाले फॉर्म से आप बात करते रहो और फिर बटन ऑफ कर दोगे तो चले जाएगा। And we are the only company in India who is helping professional doctors managing their portfolios across India. ओके, So we want to start our own NBFC in which we want to give our entire customer base our own funding at a less rate of interest which they are currently getting from the market, like top 7 NBFCs. So that's the dream. So we are running for a NBFC license and all. So most likely we will be a NBFC F2 FinTech Okay. by 2027. अमेजिंग। Yeah, so we are working on a dream project to become Right. NBFC because that will cater our entire customer volume into a new height and on a less rate of interest. So our trust and reliability will be more in the entire country. तो अपनी नीच के लिए वो चीज़ें निकाल पाएंगे जो चाहते हैं कि वो बैंक उनको दे, तो वो बैंक या NBFC बन के दे पाएंगे। ये तो हमने बात करी आपकी ग्रोथ और सक्सेस की, बट कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है उनकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आते हैं एंड दे फेस अ लॉट ऑफ फेलियर्स एज वेल। तो आप लोगों ने जब इस पे काम किया, इज देयर एनी फेलियर यू फेस्ड जो एक्चुअली आपके लिए एक सक्सेस स्टोरी बन गई? बिल्कुल, बहुत सारे। बिना फेलियर के तो हम लोग नहीं चल पाते। जब हम लोग पहली बार साइकिल सीखते हैं तो हो सकता है हमें लगे कि मुझे साइकिल नहीं आती, तो 2-4 बार जब तक गिरेंगे नहीं तब तक साइकिल आएगी भी नहीं। तो फेलियर इज़ ऑल अबाउट, जब तक आप चीज़ों को करोगे नहीं तब तक जो आप वो फेल हो रहे हो वो वाले अटैम्प्ट्स हैं जिसमें आपसे पूरा नहीं हो पाया। मैं जहाँ ही वो 10 अटैम्प्ट, 15 अटैम्प्ट और 20 अटैम्प्ट हो जाएंगे तो काम कोई भी हो ज़िंदगी में आप कर पाओगे। तो हम लोग फेलियर्स को अपने लाइफ में ऐसा लेते हैं कि शायद हमने पहली बार किया था इसलिए नहीं हो पाया, जब 10वीं बार इसी काम को कर रहे होंगे तो वो नहीं होगा फेलियर। तो हम लोग अपने सेटबैक्स को ऐसे लेके चलते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि ज़िंदगी में फाउंडर था मैं और बिज़नेस शुरू किया था, और मैंने अपनी टेक कंपनी से खुद रिज़ाइन मारा ताकि अगर यहाँ पे अब टेक डेवलपमेंट होगा तो काम नहीं चल पाएगा। तो एक ऐसा भी स्टेज आया जब आपने कंपनी के बिज़नेस को फाउंड किया होता है और आपको बिज़नेस छोड़ना पड़ता है क्योंकि आपके जो फाउंडर्स या को फाउंडर्स हैं वो आपके साथ आपकी विजन के साथ अलाइन नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेटबैक्स आए, मगर उसने बहुत अच्छा सिखाया कि आपको इक्विटी नहीं देनी होती है। आप हर चीज़ के लिए काम करवा सकते हो, जैसे आप अपना एडमिन का काम, HR का काम और मार्केटिंग का काम करवाते हो, वैसे ही आप IT का काम भी करवा सकते हो। बस आपको उसके अंदर घुसना पड़ेगा ताकि कोई आपको पागल ना बना पाए कि यार ये तो ऐसा हो रहा था। जब आप खुद बैठ के देखते हो कि यार इसमें एक्चुअल कितना टाइम लग रहा है, तो आप सच में वो चीज़ सीखने लगते हो और आप उसके लिए इंटरेस्ट आपका बढ़ जाता है। सो दैट इज व्हाट वी वांट टू से अबाउट इट। Definitely. And next, if can we talk about the Shark Tank auditions if you're okay with it? No, they have purposely asked कि कहीं पे भी हम इसको दिखाते हैं Okay. और शो से पहले इसको रिवील करते हैं तो वो Right. डिस्क्वालीफाई है सीधा। अच्छा, Lifetime ठीक है ban. Okay, definitely. Then we will not talk about it right now. So we have talked about the growth and we have learned about your failures. But आप लोगों ने एक community भी start करी है for upcoming founders and Right. business owners, entrepreneurs. तो what is the purpose of this community? तो हम लोग ना बहुत, जैसा लर्निंग लेनी है लाइफ के लिए, तो कहाँ से लेंगे? लर्निंग्स इवेंट से लेंगे, अच्छे स्पीकर से लेंगे। तो बहुत सारे स्पीकर्स के पास कि NPCI करवा रही है तो हमें जाना है, G20 करवा रही है तो हमें जाना है। कोई भी इवेंट छोड़ना नहीं है जहाँ से वो लर्निंग मिल पाए।
तो एक जगह पे समझ में आया कि ये सारे इवेंट्स पेड हैं, इनमें मोटी फीस जाती है और लर्निंग स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है। हाथ तो सब लोग मिला रहे हैं मगर एक्चुअल कनेक्शन नहीं बना रहे हैं। एक्चुअल कनेक्शन क्या होता है कि मैंने हाथ मिलाया और एक ट्रांजैक्शन हो पाए कि या तो उसके बिजनेस में फैसिलिटेट हो पाए और कोलैबोरेशन का बेनिफिट आ पाए या हमारे बिजनेस में आ पाए। जब तक वो एक ट्रांजैक्शन नहीं होती तब तक वो रिलेशनशिप ग्रो नहीं करता है। तो हम लोगों ने देखा कि आज बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स हैं जो वो पैसा नहीं खर्चना चाहते और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स चाह रहे हैं, जो हम लोगों को वो गैप दिखा। और हम लोग एक कम्युनिटी ऐसी बनाना चाहते थे जो अपने आप ग्रो होते रहे ताकि हम लोग को लोगों की कमी ना पड़े। राइट। तो उसलिए हम लोगों ने नेक्सिस फाउंडर की एक कम्युनिटी बनाई जो पूरी सस्टेनेबल थी, जिसमें फाउंडर को 1 रुपये का सिक्का ना खर्चना पड़े उस इवेंट में आने के लिए। वो जो नॉलेज बेस लेके आने वाला है वो दूसरों के साथ शेयर कर पाए और जो कमी लगती है उसको अपने बिजनेस में वो अपने फेलो फाउंडर से सीख पाए। तो एक ऐसी कम्युनिटी हम लोग बना पाएँ जिससे लोग कम्युनिटी में रहने से ही सीखें इंस्टेड पैसे खर्चने से। तो स्पीकर की जेब में पैसे ना जाएं, ये आपस में जो काम के लिए आने वाले हैं ये आएँ, ये बाहर इंटरेक्ट करें, अपने बिजनेसेस को ग्रो करें और कोलैबोरेट करें। तो अब हम लोग का अभी 10th इवेंट हुआ है, तो अब हम लोग 11th सीजन का हम लोग का शूट होगा। हम लोग हर सैटरडे को, लास्ट सैटरडे को ये इवेंट करते हैं। तो लोकेशन हर बार अलग होती है। इस बार आई एम लखनऊ नोएडा कैंपस है। तो हम लोग सारे फाउंडर्स को बुलाते हैं अलग अलग बिजनेसेस से ताकि वो कंपटीशन ना क्रिएट हो जाए कि अगर मैं सिर्फ फिनटेक के बैंक्स या एनबीएफसीज को बुलाऊंगा तो कहेंगे यार इसका एक पर्पस है। तो मैंने आपको उस ये वो वाली बात बोली भी थी कि अगर कोई अपनी एक्चुअल जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं या सॉल्यूशंस बताएगा, नहीं राइट, बताना चाहे तो अगर मैं फिनटेक कंपनी को ही सिर्फ बताऊंगा तो वो नहीं बात करेंगे इसके लिए। अगर मेरे पास एक होलसेलर भी बैठा हुआ है, एक एग्रीकल्चर का बंदा बैठा हुआ है, एक टेक का बंदा बैठा हुआ है, एक शायद योगा कराते हैं, एक शायद माइंड रीडर है, तो अगर अलग अलग बंदे बैठे हैं उनको अपने बिजनेसेस में क्या इशू आते हैं, उनकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, तो वहाँ से हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी हो जाता है। जब 20 लोग जो बड़े धंधे बना के बैठे हैं, जब उनकी प्रॉब्लम्स हम लोग सुनते हैं तो हम अपने टेक अवेज या तो उनके साथ शेयर करते हैं या हम उस प्रॉब्लम को अपने लिए अपनाते हैं कि यार ये वाली प्रॉब्लम हमारे पास भी थी, हमने अपने बिजनेस में देखी नहीं थी, बस इट वॉज एग्जिस्टिंग इन आवर ओन बिजनेस ऑल्सो, बट वहाँ पे हम लोग का दिमाग गया ही नहीं। तो उस कम्युनिटी से अब क्या होता है, जब वो इवेंट खुद से करवा रहे होते हैं तो अच्छे लोग आ रहे होते हैं, अच्छे गेट टुगेदर्स हो रहे होते हैं और हम लोग समझ पा रहे होते हैं कि एक्चुअल करंट की प्रॉब्लम क्या है और एक्चुअली टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच रही है। तो ये सारी चीज़ों का हम लोग को बेनिफिट होता है नेक्सिस फाउंडर से। तो हम लोगों ने एक सस्टेनेबल कंपनी बनाई, सस्टेनेबल कम्युनिटी बनाई है जिसमें फाउंडर्स आके बिना पैसे खर्च किए वो नॉलेज शेयरिंग लेके अपना लर्निंग स्पेस बढ़ा सकते हैं। एंड अगर बात करें कि जो आजकल एंटरप्रेन्योर्स हैं या यंग फाउंडर्स हैं, उनको इज देयर समथिंग, कोई चीज़ जो वो ओवरलुक कर जाते हैं जब अपनी मतलब कंपनी इनिशियल वो आइडिएशन स्टेज पे सोचने लग जाते हैं कि मुझे फंडिंग मिल सकती है क्या। अगर उन्होंने कोई भी एक कस्टमर को वाउच नहीं करके देखा कि हाँ मेरा एक प्रोडक्ट है, इससे मुझे बार बार पैसा मिल जाएगा, तो वो एक बड़ा बिजनेस नहीं बना पाते। तो बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे दिखते हैं जो इनिशियली कह रहे हैं कि सर मेरा आइडिया ये है, चाहे वो आइडिया कॉमन है मगर वो चाह रहे हैं कि आइडिएशन स्टेज पे उनको पैसा मिल जाए, जो कि इंडिया में तो नहीं होता। जब तक बहुत कोई फाड़ू आइडिया नहीं है आपके पास, कोई ज़बरदस्त, वो अलग नहीं है। अगर सपोज करते हैं मेरा भी रेस्टोरेंट है उसका भी रेस्टोरेंट है तो क्या अलग है, अब 1 करोड़ रुपये दोनों को मिलेंगे, दोनों ही डुबा देंगे रेस्टोरेंट वो, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसा वाला बिजनेस है 99% बंद होता है। मैं सारों को पूछो कि क्या काम करना है, सब लोग कहते हैं रेस्टोरेंट खोलना। तो मुझे भी 8th में रेस्टोरेंट खोलना था, तो मेरे जीजू ने बताया कि यार वो आईटीसी में हेड शेफ थे, उन्होंने कहा आखिरी में खोलना है ये वाला काम। क्यों? क्योंकि लोग ये तो सोचते हैं कि मैं रेस्टोरेंट खोल दूंगा, बड़ा मेन्यू चलाऊंगा, उसके एसओपीज नहीं बनाते कि वो दाल मखनी 300 दिन की जगह 365 दिन सेम टेस्ट कैसे करेगी, उस पर काम नहीं करते। जब वो मेरा शेफ छुट्टी पे होगा उस दिन मेरा रेस्टोरेंट बंद होगा, ये दिमाग में नहीं आता उनके। अब वो 2-2 शेफ नहीं रख सकते क्योंकि सारा मेन्यू वो नहीं बना सकता। तो ऐसी इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं जो हम धंधा बनाने से पहले सोचते नहीं हैं, इसकी वजह से वो 9 महीने में 10 महीने में धंधा बंद हो जाता है। तो ऐसा कहते हैं 100 में से 95% बिजनेस पहले साल में बंद हो जाते हैं। वो क्यों बंद हो जाते हैं? क्योंकि हमने छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बारीकियों पे काम नहीं किया था। जब तक हम किसी भी काम को ग्राउंड लेवल से खुद करेंगे नहीं और उससे अपने पैसे को मोनेटाइज नहीं करेंगे, जब उस काम को करके पैसा आएगा फिर हम उस पैसे को ग्रोथ में लगाएंगे, तभी हमें सक्सेस मिलेगा। तो हम लोग आज बूटस्ट्रैप्ड हैं और सक्सेसफुल क्यों हैं? क्योंकि हमने जैसे ऐसे पैसे कमाए उसको हमने कंपनी की ग्रोथ में लगाए रादर देन लुकिंग फॉर सम फंडिंग। आज हम 6 साल के बाद
अब देख जब पाते हमें हैं, पता है, जब हमें पता है कि हमें पक्का आदमी है। मना नहीं करेगा पैसे के वरना लिए, ले तो किसी से भी आएंगे, तो उस स्टेज तक आपको पहुंचना पड़ेगा, वरना कोई भी आपको टॉस पे लेके चले जाएगा। Exactly. हाँ, कोई अपना क्यों कैपिटल इन्वेस्ट करेगा if they don't see the feasibility of the product that you're bringing. Definitely. Now अगर हम बात करें एक फाइनेंशियल लिटरेसी टिप दैट आपके हिसाब से कंट्री के हर बच्चे बड़े हर किसी के पास होनी चाहिए, वन टिप, व्हाट वुड यू सजेस्ट? कभी भी लाइफ में लोन, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट लेना हो तो एक बार F2 फिनटेक से कंसल्ट जरूर कर लेना, बिकॉज वी आर द बेस्ट इन द कंट्री, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड। वी कैन गिव यू अ प्रो टिप, ताकि आप कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट अपने लिए चूज ना कर लो जिस पे आपको गिल्ट हो कि यार HDFC बैंक गंदा था या ICICI बैंक गंदा था, ऐसी फील ना आए आपको। तो चाहे हमारे कस्टमर्स F2 से लोन ले या ना ले, हम लोग एक चीज़ मेक श्योर करेंगे कि हम उनके लिए ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा खोल के ला पाएँ। जिस चीज़ों में वो फंस जाते हैं हम उनको वो चीज़ ना दिखाएं। एक्चुअली वो लोग कॉस्ट ऑफ बोरोइंग देखें लोन लेते वक्त कभी भी, कि जब भी मैं जो पैसा उठाने वाला हूँ उसका टोटल पैसा वापस कितना करूँगा। अगर वो इस अंडरस्टैंडिंग से भी काम कर रहे हैं और हमसे प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं तो उनकी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी हो जाएगी। फिनेंशियल लिटरेसी और फिनेंशियल फ्रीडम गोज़ हैंड इन हैंड। जितना मैं फिनेंशियल लिटरेट होऊंगा उतना जल्दी मैं फिनेंशियल फ्रीडम अचीव करूँगा, जब तक मुझे इनहेरिटेंस से पैसा नहीं आ रहा है। और हर बार बहुत कम ही लोग होते हैं इनके पास इनहेरिटेंस का पैसा होता है, बाकी 90% फर्स्ट टाइम फाउंडर्स ही होते हैं जो बड़ा कैपिटल बना पाते हैं। हमारी कंट्री में लोगों को लगता है कि लोन लेना बुरा है। लोन लेना बुरा नहीं है, लोन इज़ अ टूल जिससे आप अपनी ग्रोथ कर सकते हो अपने बिजनेस में या किसी भी क्लिनिकल एक्सपेंशन के लिए। तो वो एक मिथ है जो आदमी को लगता है कि यार लोन लेना बुरा है, मगर लोन लेके ही आज आदमी लाइफ में ग्रो कर सकता है, बट उसको यूटिलाइज्ड सही तरीके से करना है, मोबिलाइज सही तरीके से करना है, गलत लेंडर से नहीं लेना जिससे रीपेमेंट करने में इशू आए। एंड आप लोगों ने जैसे आपने शुरू में बताया, आई थिंक आप दोनों की बहुत हसलिंग वाली पर्सनालिटी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैव सीन दिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड यू नो व्हेन यू आर स्टॉपिंग। सो व्हाट, मतलब आपका कोई मेंटर है, हु डू यू लुक अप टू और व्हाट ड्राइव्स यू? बहुत सारे मेंटर्स हैं, जो भी अच्छे लोगों से हमें कुछ सीखने को मिलता है वो हम उनको मेंटर्स बना लेते हैं। वो हमसे छोटा हो या बड़ा हो हम ये नहीं देखते। अगर हमें किसी रिक्शे वाले से भी कोई एक अच्छी चीज़ समझ में आ रही है हम तुरंत उसको इम्प्लाई करते हैं अपने ऊपर कि अच्छी अगर हमें लगी है तो शायद हमें भी, हम किसी और को भी हमारी ये वाली आदत अच्छी लग जाएगी। तो हम मेंटर्स उन्हें मानते हैं जो हमें ज़िंदगी में कुछ सिखा पाए। तो हम कुछ अपने दोस्तों को भी मेंटर्स मानते हैं, कुछ अपने बॉसेस को भी मेंटर्स मानते हैं, जो शायद अभी एग्जिस्ट भी नहीं करते, उनकी लाइफ के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, उनको हम दो मेंटर्स मानते हैं। सो हमारी कंट्री में फिनेंशियल प्रोडक्ट्स में इतना ज़्यादा गैप है, फिनेंशियल लिटरेसी और अवेयरनेस जिसके बारे में हम गैप की डिस्कशन कर रहे थे, वो गैप को देखते हुए ही हमें सारा कुछ ड्राइव करता है कि वी वांट टू बी दी बेस्ट फिनटेक कंपनी who helps our country and our nation to choose the best financial product for themselves. I think we are towards the end of the questions from my side, but आपको कुछ लगता है that you want to add to this so we can also record? Have you faced any challenge in buying any insurance policy or a loan? Have you been encountered yourself during this process in your life? Personally अभी तक नहीं, but for your family, have you looked for something or have you done some research for any of the product? I haven't, honestly, like very frankly, if I talk about it, I haven't, because सारे डिसीजन फैमिली, yes, family is taking all these decisions. everywhere. And in our country, there are less than 1% people who earns more than 1 lakh of income in our country. So 1 लाख से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं हमारी कंट्री के अंदर, वो 1% है या 1.5% है, तो वो अपनी लाइफ में ऑटोमेटिकली 5 to 8 फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं। कार होती है तो कार का लोन होता है, कार का इंश्योरेंस होता है, अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं, बिजनेस होता है तो हेल्थ इंश्योरेंस यूज़ कर रहे होते हैं, एक म्यूचुअल फंड की SIP या फिक्स्ड डिपॉजिट ज़रूर होती है, एक प्री अप्रूव्ड में पर्सनल लोन या बिजनेस लोन ज़रूर ले लेते हैं। कभी कोई फैमिली में घूमने जाने के लिए किसी ट्रिप पे कि अरे 2 लाख रुपए हैं, इसको रीपे ईजिली कर दूंगा, एक क्रेडिट कार्ड ज़रूर होता है। तो अगर हर एक आदमी को अपनी लाइफ में 1 लाख रुपए से ऊपर के फाइनेंशियल फ्रीडम पे जाना है
तो उसको वो 7 प्रोडक्ट तो यूज़ करना ही है। तो आदमी के अंदर ईगरनेस भी नहीं है कि अगर मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना है या मैं अपनी कार के लिए एक इंश्योरेंस ले रहा हूँ, तो यार मार्केट में सर्वे करता हूँ कौन से 10 लेंडर बढ़िया हैं, कौन सी 10 इंश्योरेंस कंपनी बढ़िया हैं जो सबसे बढ़िया देंगे, रादर देन ट्रस्टिंग योर रिलेटिव, योर चार्टर्ड अकाउंटेंट और योर थेरेपिस्ट। क्योंकि आज आदमी को खाना देना है, देखना है कि मेरा कूपन कोड लग के बिरयानी बहरोज सबसे सस्ती दे रहा है या ब्लू बिरयानी दे रहा है, उसमें आदमी का पूरा दिमाग चल रहा है। मगर अपने खुद के फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए उसकी कोई ईगरनेस, हाँ, फिर वहाँ पे टाइम की कमी लाइफ में आ जाती है। तो इसलिए वो जो एआई वाला बॉट वाला है कि हम लोग कंट्री के लिए ऐसे सॉल्व करें कि आपके आगे एक आदमी एआई का है जो आपको ये सारी चीज़ें बता के चला जाए। जैसे आप बॉट से करते हो मेरी डिलीवरी कितनी देर में आएगी, मेरा पिज़्ज़ा ठंडा निकल गया है, इसकी मेरी क्लेम करके मेरे में उतनी फीस निकल गई जितने आपने बोली थी उससे ज़्यादा निकल गई, एक जीएसटी का एक खर्चा और है जो ऐड हो गया। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच हरप्रीत एंड अभिनव। आई थिंक बहुत सीखने को मिला मुझे भी, एंड आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स होंगे, वेदर दे आर लुकिंग फॉर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और दे आर एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए बहुत सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम। Thank you for inviting us over. It's our pleasure to help our city, Bareilly, and our country, India. So, F2 Fintech is a one-stop solution. कितना भी ट्राई कर लो, हमसे सस्ता लोन, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडिया में कोई नहीं दे सकता। Definitely. I think we'll all remember that, and the pleasure is all mine. Thank you so much. थैंक यू। Thank you.